जी सर। जरूर। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो ये हमें समझना है, हमारे देश के भ्रष्ट अधिकारी जो है आज की हालत में, आज ये हालत हो गई है कि ये लोग खुलेआम सबूतों के साथ, मतलब पूरा सबूत दिखाए भ्रष्टाचार के, ओपन करके उनको बताया जा रहा है कि आपके खिलाफ ये सबूत है, उसके बाद भी ये लोग बेखौफ है, इन्हें कोई डर नहीं है। खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, संविधान के दिशा निर्देशों की सीधी अवहेलना कर रहे हैं, सीधी अवमानना कर रहे हैं ये लोग। ये लोगों को हम साफ साफ बताते हैं कि देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को जूतों की नोक पर रख रहे हैं। थोड़ा तो समझिए, थोड़ा तो इसको कि अवमानना कर रहे हैं, कंटेम कर रहे हैं आप, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। अब इसकी वजह से अब हमें ये नजर आ रहा है, हम एक्टिविस्ट लोगों को, जहां तक हम सभी को नजर आ रहा है कि अब इनको चेतावनी देनी होगी कि अगर आप लोग ने ये अवहेलना, ये अवमानना जारी रखी लगातार, तो हम आपको भ्रष्ट भूषण अवार्ड सम्मान से सम्मानित करेंगे। भ्रष्ट भूषण सम्मान मतलब आप किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसका आपको एक सम्मान दिया जाएगा, और वो आपके ही ऑफिस में भेजा जाएगा, आपके यहाँ, और जितने भी आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं उन सबको उसकी वीडियो जो हम लोग विश्लेषण करेंगे आप लोगों के मामले में, वो सब वहां भेजेंगे। अभी इसमें हम देखेंगे कि क्या हालत क्या है। देखिए, संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान कर, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करें, ये हम इनसे कहेंगे, अन्यथा हम एक्टिविस्टों की तरफ से आपको भ्रष्ट भूषण सम्मान दिया जाएगा। अच्छा, इसको अभी हम इस तरीके से देखिए किस तरह ये बेखौफ है, उसको समझने के लिए हमें कुछ चीजें हम समझाते हैं। जैसे अभी अभी हमने अपने यहाँ का नोएडा का एक मामला उठाया था। वहां के पीआईओ, वहां के पीआईओ जो है अपने, वो है I'm एडिशनल 15, डीसीपी। you know what, Cynthia? I'm here at MIDC. Just tell me how to come to the house. I forgot it. अपने ये आप Forgot your road. How to म्यूट come. कर लीजिए In अपना, 10 minutes was in the house. एक एक मिनट म्यूट। हाँ हाँ, देखिए, तो यहाँ पर जो नोएडा के पीआईओ, वहां हमने नोएडा में जो काम हुआ, जो भी उन्होंने ऑफिसर ने काम किया, उसकी हमने उनसे आरटीआई जानकारी मांगी। जब हमने जानकारी मांगी तो एडिशनल पीआईओ ने इतनी गलत, इतने मतलब इस तरीके से जानकारी दी है जैसे एक अनपढ़ इंसान हो। मतलब एक ऐसा अनपढ़ अंगूठा छाप व्यक्ति, डीसीपी लेवल का ऑफिसर, मतलब आईपीएस लेवल का ऑफिसर, अंगूठा छाप जैसे होता है, उस हिसाब से उसने हमें आरटीआई की जानकारी दी। अभी हम उनके खिलाफ भी अगला मोर्चा खोलने वाले हैं, उनको भी हम एक देंगे। दूसरा, आपने हम लोगों ने देखा होगा, अभी हम लोग ने एमआईडीसी के पीआईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए हमने काफी मेहनत करी, और उसके ऊपर क्या कहते हैं सुकॉस नोटिस भेजा, आईओ को बोला कि भाई इसके ऊपर एफआईआर करो। आईओ ने एफआईआर नहीं की तो आईओ के कार्टून करके उसको भी हमने वायरल किया और एसएमएस भेजे। फिर उस वो आईओ के ऊपर यानी आईओ ने काम नहीं किया तो हमने उसके सीनियर को एफआईआर करने के लिए बोला, सीनियर ने एफआईआर नहीं करी तो डीसीपी को हमने 154(3) में लेटर दिया और इन सबको वायरल किया। डीसीपी इन सब लोगों ने देखो, मतलब पूरे सबूतों के साथ दिया गया है, उसके बावजूद उन्होंने काम नहीं किया। मगर इसका परिणाम बहुत अच्छा आया। परिणाम ये आया कि पूरे माहौल, राजनीतिक माहौल यानी गर्मा गया। ये मंत्रालय तक सब जगह हमारी खबरें गई। हम लोगों को डराने की कोशिश की गई कि तुम्हारे ऊपर डिफेमेशन लगाया जाएगा। हमने कहा लगाओ, यहाँ पर सब हम बैठे हैं पूरे तैयारी के साथ, आप लगाइए, हमें कहाँ भेजते, जेल भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे। आखिर में हमारे जो मंत्री है, उद्योग मंत्री, इनका नाम है उद्य सामंत जी, ये आए फिर रोड सामने और इन्होंने बहुत अच्छी मीटिंग की। 4 तारीख को मीटिंग हुई, एक 4 जनवरी को, जिसमें जो पीआईओ थे, जो वरिष्ठ अधिकारी, जिनके ऊपर हम लोगों ने जिसको आरोप लगाया था पीआईओ को, वो वहां शामिल नहीं हुए 4 तारीख को। उसके बाद अभी परसों की मीटिंग में, 9 तारीख की मीटिंग में, बहुत बढ़िया मीटिंग हुई थी एमआईडीसी की उद्योग मंत्री के साथ अपने, और इसमें हमारे जो हम लोगों ने जो मांग रखी थी इन लोगों के सामने, वो पूरी मांगे, सोचा नहीं था 100% मांग पूरी कर ली हमारी। मतलब
जो कर्मचारी थे उन लोगों को गुलामों के साथ व्यवहार किया जाता था। एमआईडीसी के जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी थे उनके साथ गुलामों के समान व्यवहार होता था। उनको 24-24 घंटे काम करना पड़ता था, उनको 12 घंटे कर दिया गया। उनको क्या बोलते भत्ता नहीं दिया जाता था, भत्ता डबल कर दिया गया अब ने। तो ये सब चीज हमें बहुत खुशी हुई और ये सब हम सब लोगों की मेहनत का परिणाम है। हम सब लोग जो आगे बढ़े उसकी वजह से ये सब चीजें हुई है अब ने। तो हमें इन सबको समझने की आवश्यकता है, इस सब चीज को। और इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद हम लोगों ने ये 154(3) के बाद हम लोगों ने 156(3) में ना जाकर पहले हम डालसा के पास गए, डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी के पास गए कि भाई इस मामले में आप डीसीपी के खिलाफ नोटिस इशू करो या उसको डायरेक्शन दो, ताकि क्या बोलते पीआईओ के खिलाफ जो संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इस ऑफेंस पर एफआईआर करनी चाहिए। तो उसके लिए दिशा निर्देश दो आप। तो इन्होंने हमारी वो बात तो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अपने डिस्ट्रिक्ट जो थे सेक्रेटरी सेशन जज, उन्होंने हमसे कहा कि भाई हमारे को अभी ये सुमोटो लेने का अधिकार नहीं है, मगर हम आपको, क्योंकि आपके पेपर आपके सब पढ़े हैं, तो उसके बेस पर हम चाहेंगे कि ये लीगल, हमारे जो लीगल टीम है, वकील हम देंगे इस मामले में आपको। तो वहां से हमें वकील मिल रहा है जो 156(3) का केस डीसीपी सीनियर और आईओ के खिलाफ लड़ेगा। तो ये हमारी जीत है, हम सबकी जीत है। ये सब हम लोग जिस ढंग से कर रहे हैं काम, उसमें हमें जीत हासिल हो रही है। हाँ, तो हमें ये आगे बढ़ना है। अब आगे देखिए, यहाँ पर ये जो हम लोगों की एकजुटता और जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों को देखिए, जो सच है, सुप्रीम कोर्ट में हमारे संविधान में साफ लिखा, जो सच है, सच बोलने में आपको डरने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इन नेताओं को, जो नेता है जिनके ऊपर केसेज है, उन सबको कहा है अपने वेबसाइट पर सबके बारे में लिखो, उनके ऊपर कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या नहीं, सारी जानकारी दो। ये सारी जानकारी रखने को कहा है, लेकिन ये लोग नहीं रख रहे। तो हम लोग तो कम से कम इस काम को कर सकते हैं। हम इन भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में पूरी जानकारी तो ले सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। जो जानकारी, जो काम उनको करना चाहिए, ये जितने भी डिपार्टमेंट विभाग जो भी खुले हैं, चाहे वो बीएमसी का हो, चाहे पुलिस का हो या कोई भी हो, इन सबकी जिम्मेदारी है वो काम करने की। जो लेटर हम देते हैं, जो काम करने के लिए हम देते हैं, अगर वो लोग काम नहीं करते तो फिर ये विभाग खोलने की जरूरत क्या है हमें। तो उसी प्रकार से अब हम आते हैं आज के मुख्य सब्जेक्ट पर। बीएमसी भ्रष्टाचार की गढ़ है ये, और उसके लिए हम लोग ने ये अभी मीटिंग रखी है और यहाँ के एक अधिकारी को हम चेतावनी दे रहे हैं, सबूतों के साथ। हमने उसको लेटर भेज दिया है, सबूतों के साथ चेतावनी दे रहे हैं कि आपका काम है इस मामले में जो हम बताने जा रहे हैं उसमें एफआईआर करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको भ्रष्ट भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और सभी जगह ये पूरा मामला भेजा जाएगा और बाद में एफआईआर तो आपके ऊपर करी ही जाएगी। वो तो एक प्रोसेस, आईपीसी के जितने भी सेक्शन लगते होंगे आपके ऊपर, वो सब हम लगाएंगे और लगेंगे। हम लोग जीत हासिल करेंगे और मिलेगा हमें जीत। इन साहब ने क्या किया है वो हमें यहाँ बताना जरूरी है। तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा, फिर इस मामले में हमारे जो इसमें मेन शिकायत करता है मेलविन फर्नांडिस जी, वो फिर उसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बताता हूँ इस मामले को। यह मामला बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार को दस्तावेजी सबूतों के रूप में उजागर करता है। अभी देखिए, मैं आपको एक शेयर करता हूं, पहले एक डाटा आपने ये, एक मिनट, मैं फाइल शेयर करता हूं सबसे पहले। हाँ देखिए, शर्मा जी की फोटो नहीं आ रही। हाँ देखिए, ये मैं शर्मा जी आपकी फोटो नहीं आ रही। क्या हुआ? आपका वीडियो, आपकी फोटो मैं बोल रहा हूँ, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ, वीडियो नहीं है। मैं इसको इसकी शेयर करी है मैं यहाँ पर डेस्कटॉप, ये फाइल में शेयर कर रहा हूँ, है ना। अच्छा। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको देखने की जरूरत है जी। एक मिनट है।
ये देखिए, ये एक इसको देखने की जरूरत है आपको। आप लोग ऑडियो जो अपना है ना म्यूट कर लेंगे तो अधिक बेहतर रहेगा। हाँ, ये देखिए, ये एक ओसी दी गई है 2008 में, एक बिल्डिंग की ओसी दी गई है 2008 में। इस ओसी में ये जो देखिए माउस मेरा दिख रहा है, ये राइट लेफ्ट साइड में ये जो आप देख लेंगे 3 गैराज दिए गए हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में, आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। इसको और जूम करता हूं मैं, दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर ये जो 3 गैराज दिखाई दे रहे हैं, ये ओसी का मतलब होता है आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई पूरी, और अधिकारी लोग पूरा स्ट्रक्चर पूरा इसका इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन करने के बाद आपके प्लान को फाइनल कर कर आपको बताएंगे कि हाँ ये आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद आप यानी आप सामने सेल कर सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं सामने अपने जिनके जो भी प्लेट लेना चाहते हैं उन लोगों को। तो ये ओसी दिया गया है किसके? बीएमसी के अधिकारियों द्वारा। बीएमसी के अधिकारियों द्वारा ये ओसी दिया गया है इसको। अब अगर थोड़ा ऊपर लीजिए, थोड़ा सा इसमें, हाँ इसमें आप एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा मेलविन जी इस चीज को। ये जरा ऊपर लीजिए राइट में। अभी सब लोगों ने तीनों गैराज देखे हैं। दिस इज द कंपाउंड वॉल एंड ओपन 3 ओपन पार्किंग स्पेसेस है 10, 11, 12 which actually is supposed to be illegal because you cannot give any open spaces for approval. एक यहाँ पर एक डेट है सर, यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा करिए, 23 दिसंबर 2008। 20 यहाँ पर लेफ्ट साइड में? नहीं सर, यहाँ पर ऊपर, ये यहाँ आप राइट में जाइए, ऊपर राइट में। ओके, राइट, हाँ जी। यहाँ नहीं सर, और राइट पर, राइट है। हाँ ये देखो, यहाँ पर आपको डेट दिख रहा है। हाँ ये दिस इज अ कंप्लीशन प्लान 23 दिसंबर 2008। बराबर, 23 दिसंबर 2008 का ये कंप्लीशन प्लान है ना? हाँ जी, हाँ जी। फुल ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हमें इस तारीख को मिला था। बराबर, मतलब इस तारीख को मिला था और उसमें ये पूरी बिल्डिंग का ये पूरा बन गया था। लेकिन ये 3 गैराज जो है और भी कई चीजें नहीं बनी थी, फिर उसके बावजूद ये प्लान पास कर दिया गया। जी बराबर, मैं सही कह रहा हूँ मेलविन जी? जी बिल्कुल। यानी इसका सीधा मतलब, इस बारे में हम बाद में अलग से सेशन रखेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं बताता हूं इसमें कि यहाँ पर सीधे सीधे वो ऑफिसर 400 BC में और जो भी आईपीसी के सेक्शन बनते हैं वो यहाँ पर लगते हैं इन लोगों के ऊपर। मतलब इतना खुला भ्रष्टाचार है यहाँ पर, उस चीज को हमें सबको समझने की जरूरत है ये चीज। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर। हाँ मेलविन जी, दिखाई दे रहा है जो सब्जेक्ट मैटर में दिख रहा है, क्या हुआ? एनक्लोज्ड प्राइवेट गैराज नंबर 1 in stilt of the existing building. आप मैप की तरफ जाइए, मैप। हाँ ठीक है, अभी मैप देखते हैं हम, एक मिनट। हाँ यहाँ पर लेफ्ट। हाँ अभी आप इसको थोड़ा सा जूम करिए, नंबर 1 लेफ्ट में। नंबर 1 थोड़ा इधर ही है, यहाँ पर ये। ओके, अभी जो लेफ्ट में, दिस इज स्टिल्ट नंबर 1। ये गैरेज, इसका उन्होंने प्रस्ताव रखा है, इसका बस बिल्कुल बस। हाँ मतलब देखिए कि ये ओसी मिल चुका है। मतलब ओसी कब मिलेगा? जब ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है मैप में वो बन चुका है, तब ओसी मिलेगा आपको। बराबर ना मेलविन जी? बिल्कुल जी, है ना? और हाँ जी। इसके जब ये बन चुका है ऑलरेडी, तो इसी के लिए प्रस्ताव दिया जा रहा है दूसरे पेपर में फिर से अगले साल, है ना? अपने 6 जून 2009 को, 3 जून 2009 में, है ना? जी, तो ये खेल मतलब आपके सामने दस्तावेज है। इन लोगों को, इन ऑफिसरों को, मतलब ये क्या, या अनपढ़ है क्या, या क्या कर रहे हैं ये? जो ये यहाँ पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल है। इन जैसे अधिकारियों को बीच चौराहे पर जूतों से मारना चाहिए। सही बात तो ये है ना मेलविन साहब? बिल्कुल ये तो बिल्कुल मतलब ओपन है ना ये चीज। इसको कहाँ से, कहीं इसमें कंफ्यूजन है क्या?
कि भाई नहीं ये ऐसा नहीं या वैसा है, कोई ऐसा कंफ्यूजन वाला कलर होते ना, जैसे कि नारंगी है, थोड़ा ऑरेंज है, तो हम कह सके कि नहीं समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो क्लियर कट समझ में आ रहा ना ये चीज। तो ये जो भ्रष्टाचार का है, हमें उसी चीज को समझने की और सबको समझाने की जरूरत है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों को किस तरीके से हमें सामने लाना है। अब आते हैं हम अगली चीज पर। तो ये हो गया, ये इन्होंने प्रपोजल दिया। अब ये प्रपोजल जो दिया उसके ऊपर हम आएंगे। देखिए प्रपोजल में इन्होंने जो लिखा है, चावल बन जाते क्या कहते हैं आप लोग? देखिए प्रपोजल में, ये प्रपोजल जो है, प्रपोजल में ये बस। 9 डॉक्यूमेंट लगाए हैं इन लोगों ने। हाँ मेलविन जी, हाँ मैं बता रहा हूँ हाँ ये देखिए अभी- 9 डॉक्यूमेंट लगाए हैं। 9 डॉक्यूमेंट पहले आप ये बोलिए। जी। ठीक है, अच्छा इसको मैं दूसरी जगह बताता हूँ, जो हमने कंप्लेंट लेटर में इस चीज को लिखा है तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। मैं वहां आता हूँ पहले, है ना, हाँ जी। तो आसान रहेगा अपने लिए। ठीक है, ये है कंप्लेंट। ये प्रपोजल तो हमने देखा दिया आपको, डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है। अब ये हम प्रपोजल, आप मेलविन जी बताइए क्या है ये मैं बता रहा हूँ। हाँ अभी कैसे ये पहला जो प्रस्ताव है, नोटिस अंडर 337, ये उन्होंने भेजा है बगैर तारीख के, And suddenly they didn't बिना say- तारीख के, मतलब इसमें तारीख ही नहीं डाली आपने, है ना। और पेज नंबर 5 और 7 में है। तो ये पेपर, इसमें तारीख नहीं डाली। 2 नंबर जो है, ये पेपर तो है लगा इसके अंदर, लेकिन बिना तारीख का। मतलब एक आर्किटेक्ट ने जो पेपर दिया है या ये बिल्डर ने जो पेपर दिया है, बिना तारीख का पेपर बीएमसी में लगाया और बीएमसी के अधिकारियों ने उसको एक्सेप्ट किया है, लिया है, राइट। हाँ जी। अभी Okay. कम टू अभी तीसरा जो है डीपी रिमार्क्स है। तीसरा, इसमें ना तो कोई प्लान है, हाँ बगैर प्लान का उन्होंने डीपी रिमार्क्स डाल दिया है। बराबर। इसमें मतलब कोई भी कुछ भी प्लान व्लान कुछ भी नहीं लिखा है, बस ऐसे हाँ। करके दे दिया है, जी, बराबर। बिल्कुल। क्या काम है माँ? फिर नंबर 4 जो है उसमें सीटीएस प्लान है पेज नंबर 27 पर। अब बराबर। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर तो 5। ये 27 पेज का ये है अपने उसके अंदर, बराबर। जी जी हाँ। जी। अब अभी- कम टू पॉइंट नंबर 5। यहाँ ना तो कॉपी ऑफ असेसमेंट दिया लगाया हुआ है, हाँ ना तो एनओसी सभी फ्लैट परचेजर्स के नहीं लगाया है, लास्ट पेड बिल प्रपोजल के साथ नहीं लगाया है। ओके। और तो ये देखिए, ये सारे पेपर्स जो है यहाँ पर नहीं है, ये जो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज जो हमें देखने की जरूरत है, वो मैं बताता हूँ। वो यहाँ पर हम देखेंगे फिर से पुराने ये पेपर बीएमसी ने 6 जून 2009 को एक्सेप्ट किया है, लिया है पेपर, बराबर मेलविन जी। बिल्कुल। ये पेपर बीएमसी के अधिकारी ने लिया है और उसके साथ ये 9 डॉक्यूमेंट अटैच है, ये साफ साफ लिखा है, राइट। बिल्कुल। इसका मतलब ये हो गया कि बीएमसी के पास ये सारे पेपर पहुंच गए। ये चीज साबित हो रही है, जी। ये चीज साबित हो रही है। और जब हमने ये पेपर मांगे तो ये पेपर हमें नहीं दिए गए, राइट। तेरे बाप का भी दिया हो रहा। हमारे से वो पेपर गायब है इसके अंदर, बिल्कुल सर। इसके अंदर वो पेपर गायब है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आपने कुछ गलत काम किया है। अब अधिकारी ने वो पेपर हमें नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? अब इसके ऊपर हमें आना है। अगर नहीं दिए तो उस मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो यहाँ पर हमने जो कहा है शुरू में कि बॉम्बे हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इन सब के आदेशों को, दिशा निर्देशों को ये लोग जूतों की नोक पर रख रहे हैं, ये अधिकारी लोग, करेक्ट। तो यहाँ पर ये पेपर है और ये पेपर इनके हिसाब से जो इन्होंने ही रिसीव किया है, इनके हिसाब से इनके पास होना चाहिए। वो पेपर अब हमें नहीं मिला। अब आगे देखिए इस चीज को, इसके ऊपर हम लोगों ने लेटर जो यहाँ पर हाँ बराबर। अभी कॉपी ऑफ आरसी बुक कार ओनर्स, इसमें भी 32 आरसी बुक्स होने चाहिए थे। हाँ, केवल 2 ही आरसी बुक्स अवेलेबल है, बाकी सभी 30 डॉक्यूमेंट गायब है, बराबर, ठीक। ओके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, कॉपी ऑफ एग्रीमेंट ऑफ फ्लैट ओनर्स। यहाँ पर भी केवल 2 ही एग्रीमेंट की कॉपीज अवेलेबल है, बाकी 30 कॉपी गायब है, बराबर, ठीक। और पॉइंट नंबर 8, राशन कार्ड की केवल 2 ही मेंबर्स का राशन कार्ड की कॉपी अवेलेबल है, बाकी पूरे गायब है। मतलब
मतलब जो डॉक्यूमेंट्स खुद क्या बोलते बीएमसी एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने लिए है किससे, आर्किटेक्ट से, वो पेपर उसने हमें आरटीआई में नहीं दिए। अब अगर आरटीआई में आप पेपर नहीं देते हो तो बॉम्बे हाई कोर्ट या क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के किन आदेशों की अवहेलना कर रहे हो आप, अवमानना कर रहे हो, या उन आदेशों को उन दिशा निर्देशों को आप जूतों की नोक पर रख रहे हो, तो इसके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके ऊपर। इसके लिए मैं बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को यहाँ पर दिखाना पसंद करूंगा। तो यहाँ पर अभी देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट का ये आदेश है। शिवनारायण जी, हाँ शिवनारायण जी, एक हाँ, पॉइंट बोलिए। नंबर 9 है, हाँ जो उनका ड्राफ्ट प्लान होता है प्रस्ताव के साथ, बराबर, हाँ हाँ, वो ड्राफ्ट प्लान गायब है, अच्छा वो भी गायब है, वो भी गायब है। बराबर। तो एक तो चीज ये हो गई। अब हम आगे आगे बढ़ते हैं इस मामले में। हम बॉम्बे हाई कोर्ट के इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट क्या कहता है, देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट क्या कहता है, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। कि वेस्ट बाहर के लगे हम लोगों ने डिंडोसी कोर्ट में मामला दाखिल किया। उक्त मामले में भी साबित हो रहा है आपके विभाग से कई दस्तावेज गायब हुए। ये हम लोगों ने शिकायत पत्र दिया है इनके उस अधिकारी को, पीआईओ को, बराबर, जिसमें हमने उनको बताया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर हमें भरोसा है, जिसके अनुसार मांगी गई जानकारी पब्लिक रिकॉर्ड है, जिसका बिना किसी विशेष कारण से के उसकी जगह पर संवैधानिक व्यवस्था के तहत होना जरूरी है। यानी अगर कोई विशेष कारण हो तभी उस दस्तावेज को आप वहां से हटा सकते हो, अन्यथा आपको वह दस्तावेज उसी जगह पर रखना है, बराबर। मैं आप लोगों को सबको जो भी यहाँ मौजूद है उन सबसे कहना चाहता हूँ कि हमें इन लोगों को, इन भ्रष्ट अधिकारियों को सबूतों के साथ कैसे हम इनके ऊपर क्यों हम आरोप लगा रहे हैं, क्यों इनको हम कह रहे हैं कि भाई इन्हें जूतों की माला पहनानी चाहिए। ये हमारे हाईकोर्ट की अदालत के आदेश पर ही तो चल रहा है, संविधान के तहत ही तो हमारा देश चल रहा है ना, लोकतंत्र है यहाँ पर। अगर ये लोकतंत्र में संविधान की अदालत की भाषाओं को ये लोग नहीं मानेंगे, ये अधिकारी जिनको हमने अपनी जिम्मेदारी दी है, तो फिर हमारा संविधान तो खत्म हो गया ना, लोकतंत्र खत्म हो गया। तो हमें जरूरी है अब इन लोगों को चेतावनी देना कि आप लोगों ने ये अदालत के आदेश को नहीं मान रहे हो। अभी देखिए पहला आदेश ये है, यदि रिकॉर्ड जगह पर मौजूद नहीं है और उसके मौजूद ना रहने का कारण लिखित दस्तावेज के रूप में नहीं है, तो निश्चित ये तय है कि उसे गायब किया गया है, जिम्मेदार अधिकारी की लापरवाही की वजह से गायब हुआ। ये कौन कह रहा है? खुद हाईकोर्ट कहता है, बॉम्बे हाईकोर्ट। उपरोक्त स्थिति में पीआईओ ने तुरंत मामले में एफआईआर दर्ज करवाकर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, जिससे दोषी को सजा हो। बॉम्बे हाईकोर्ट का ये आदेश जो है विवेक विष्णुपंत कुलकर्णी के मामले में है। इसमें इन्होंने देखिए 3 नंबर पॉइंट में पैरा जो हमने सब मेंशन किया हुआ है, द केस इन हैंड एज इज ए क्लासिक एग्जांपल एज टू हाउ द गवर्नमेंट ऑफिसर फॉर प्रोटेक्टिंग देयर फेलो ऑफिसर। मतलब ये क्या है, नीचे मैं हिंदी में बताता हूँ के अनुसार आदेश में माननीय जज साहब ने एक तरीके से उन लोक सेवकों यानी पीआईओ को लताड़ते हुए कहा है कि यह मामला एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे सरकारी अधिकारी अपने साथी अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधिनियम के पीछे विधायिका के मूल इरादे को विफल करते हैं। ये अधिनियम जो बनाया गया है 2005, वो विधायक ने, हमारी संसद ने जनता के फैसलों के ऊपर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा बनाया गया है, और ये विधायिका मतलब लोगों को न्याय देने के लिए बनाया गया, उसको कैसे विफल करते। ये हमारे माननीय जज साहब ने कहा है कि ये जो मामला है, जो साइटेशन या जो जजमेंट है, वो एक उदाहरण है। ये केस जो है उदाहरण है कि किस तरह सरकारी अधिकारी अपने साथी अधिकारियों की सुरक्षा करते हैं, और इस अधिनियम आरटीआई अधिनियम का खतरा कर रहे हैं वो लोग। इसमें देखिए उपरोक्त कथन लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी को कटघरे में खड़ा करता है। यह भी साबित करता है कि यह लोक सेवक संवैधानिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं और संवैधानिक व्यवस्था को मानते ही नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था को ना मानने वाला लोक सूचना अधिकारी पीआईओ किसी भी हालत में एक देशद्रोही से कम नहीं है। ये हम लोग कह रहे हैं, ये हमारे पॉइंट है। आप अगर संविधान को नहीं मानते तो फिर कैसे उस कुर्सी पर, जिस कुर्सी पर आप बैठे हो वो संविधान की व्यवस्था के तहत ही तो बैठे हो, और आप उसी को नहीं मान रहे तो क्या आप देशद्रोही नहीं हो? आपको तो इस पद पर बने रहने का हक ही नहीं है। तो ये सारी चीजें इस ऑफिसर के द्वारा मतलब पेपर नहीं देना, मतलब इस तरीके से इसने गलत काम किया है।
दूसरा आगे आगे देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट आगे क्या कहता है उस चीज को, ये दूसरा पॉइंट है। बॉम्बे हाईकोर्ट के पेज नंबर 6 के पैरा 1 में जो लिखा है, मैं हिंदी में बताता हूँ। याचिकाकर्ता ने 2008 की अपील संख्या 4 में पारित नील जनवरी 2009 के आदेश से असंतुष्ट महसूस करते हुए राज्य के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के तहत विचार के अनुसार 15 जून 2009 की दूसरी अपील दायर की। सूचना आयोग की पुणे पीठ के समक्ष संख्या सांगली उक्त अपील में याचिकाकर्ता ने कुछ मुद्दों को उठाया था और तर्क दिया था कि यदि सरकारी अधिकारियों से मांगी गई जानकारी संबंधित विभाग के पास ही उपलब्ध नहीं है तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कोई उपयोग नहीं है। याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी, चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा संबंधित अधिकारी से मांगी गई जानकारी के गंभीर परिणाम हो रहे हैं, उक्त जानकारी जनहित की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी और द्वितीय अपीली अधिकारी से अपील की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था, है ना। समीक्षा में उपरोक्त पैरा में याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मतलब जो मामला है उस मामले में, हेलो, हाँ, इस मामले में पेटिशनर ने उंगली उठाई है किसके ऊपर, 2005 पर आरटीआई के अधिनियम पर उंगली उठाई है। तो ये जो चीज है ये बॉम्बे हाईकोर्ट में साफ साफ चल रही है। फिर उसके पेज नंबर 8 के पैरा 1 को देखेंगे हम अगर, तो उसमें देखिए क्या लिखा है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने 18 अगस्त 2011 के फैसले और आदेश में, ये म्यूट कर दो जिन बाकी का ना, में यह भी निष्कर्ष निकाला है कि जिन दस्तावेजों के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा जानकारी मांगी गई थी उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता थी क्योंकि वे सार्वजनिक दस्तावेज थे। महाराष्ट्र पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 2005 ये देखा गया कि यह तथ्य कि उक्त सार्वजनिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है गंभीर था। मतलब कहा गया कि ये अगर नहीं है तो बहुत गंभीर मामला है। ये कौन बोल रहे हैं? ये राज्य के महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में नागरिकों को सूचना देने से इनकार करने के बराबर है। मतलब साफ साफ कहा गया है कि अगर दस्तावेज वहां नहीं है तो ये तो गंभीर मामला है और एक तरीके से ये नागरिकों को आरटीआई के तहत सूचना नहीं देने का यानी इनकार करने के बराबर है। प्रतिवादी संख्या 2 ने आदेश के अपने सक्रिय भाग में याचिकाकर्ता की अपील की अनुमति देते हुए प्रतिवादी संख्या 3 को एक विशेष टीम बनाने और 13 सितंबर 2011 को या उससे पहले उक्त फाइल का पता लगाने और राज्य को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। मतलब इन्होंने कहा था, कौन, प्रथम अपीलेट ने। और सूचना आयोग और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह भी निर्देशित किया गया था कि यदि उपरोक्त फाइल का पता नहीं लगाया जाता है या उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उस घटना में, जैसा कि महाराष्ट्र पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 2005 के तहत अपेक्षित रिकॉर्ड नहीं रखा गया था, यह इनकार करने के बराबर है। याचिकाकर्ता को जानकारी दी गई और इसलिए महाराष्ट्र पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 2005 के तहत अपराध दर्ज करके सभी संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया। श्री सुरेश काकानी को विशेष रूप से उनके नाम का उल्लेख करते हुए उक्त निर्देश जारी किया गया था। यह भी निर्देश दिया गया था। मतलब यहाँ पर सेकंड अपीलेट ने ये तो कहा कि भाई ये रिकॉर्ड लाना है और इसके ऊपर आप नहीं तो एफआईआर दर्ज कीजिए और इसका डाटा बाहर लाया जाए, ये लिखा हुआ है साफ साफ। उपरोक्त पैरा में प्रतिवादी संख्या 2 ने साफ साफ कहा है कि यदि महाराष्ट्र पब्लिक रिकॉर्ड के तहत सार्वजनिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो यह गंभीर मामला है और ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम लेते हुए आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया था और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। ये हो गया। मतलब हमारे जो सूचना आयोग, जो SIC, उन्होंने साफ साफ कहा था कि भाई इस मामले में एफआईआर दर्ज करो, अगर यहाँ नहीं है तो हमारे इस मामले में भी सामने वाले ने दस्तावेज नहीं दिए। ये साफ साफ साबित हो रहा है। मतलब एक अपराध हुआ है, एफआईआर होनी चाहिए। अब इसी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगे क्या कहा है, ये देखिए पेज नंबर 9 के पैरा 2 को। यहाँ पर हिंदी में हम बोलते हैं, चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 यानी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने प्रतिवादी संख्या 2 यानी राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 18 अगस्त 2008 का आदेश का पालन नहीं किया। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। परमादेश की एक रिट या एक निर्देश के लिए कि प्रतिवादियों को राज्य सूचना आयोग पुणे द्वारा पारित आदेश को लागू करने के लिए निर्देशित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 यहाँ दिनांक 11 अगस्त 2011 की अपील संख्या के भीतर, मतलब ये जब एफआईआर दर्ज करने को
प्रथम अपीलीय अधिकारी को बोल दिया गया था राज्य सूचना आयोग के द्वारा, उसके बावजूद भी उस आदेश का पालन नहीं किया गया, तो मजबूर होकर पेटिशनर को 226 आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। ये जानकारी दी गई है इसके अंदर। आगे देखिए, अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के पेज नंबर 12 के पैरा नंबर 1 की लाइन नंबर 9 और 14 को देखना है हमें, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया है कि परिणामी कार्रवाई के अलावा न केवल फाइल का पता लगाने के लिए बल्कि इसके गायब होने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने के लिए भी पुलिस के हाथों जांच आवश्यक है। मतलब ये जो जानकारी कि गायब हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस सब की जांच पुलिस के हाथों होनी चाहिए, ये पेटिशनर बोलता है इसके अंदर। यानी याचिकाकर्ता ने वर्तमान मामले में शामिल मामले की गंभीरता पर भी चिंता जताई है। ठीक है, अभी आगे देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट पेज नंबर 13 के पेज नंबर 3 और 4 को देखेंगे हम। इसमें क्या कहता है? इसमें है प्रारंभ में राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग यूएलसी अधिनियम 1976 से संबंधित मामलों को देख रहा था। तत्पश्चात उक्त विषय को आवास और विशेष सहायता विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में सरकारी संकल्प 14/9/2000 के तहत सभी यूएलसी अधिनियम के तहत मामलों को शहरी विकास विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया था। चूंकि उक्त विषय को कर्मचारियों कार्यालय के रिकॉर्ड के साथ स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए यह बताना मुश्किल है कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए दस्तावेज किस समय पर सही समय पर खो गए थे। मतलब ये कौन कर रहा है? ये खुद ही, मतलब उनका डिपार्टमेंट ही खुद ही कार्य कर रहा है और बता रहा है कि भाई ऐसे ऐसे हमें समझ में नहीं आ रहा किसने खोए, किस समय पर खोए ये पेपर। ऐसा कहकर उसने जिम्मेदारी को टालने यानी जिम्मेदारी से पीछे हटने का काम किया है। अभी अगला पेज देखिए, अगला बॉम्बे हाईकोर्ट का पेज नंबर 14 के पैरा नंबर 2 को देखें। ऊपर वर्णित परिस्थितियों के आलोक में नम्रता पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि इस विभाग के लिए प्रश्नगत दस्तावेजों के गुम होने के लिए स्टाफ के किसी भी सदस्य पर जिम्मेदारी तय करना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब क्या हो गया? वहां पर कहा जा रहा है, यानी यहाँ पर जो सूचना आयोग ने कहा था कि एफआईआर दर्ज करो और कार्रवाई करो, जो भी गुम हुए दस्तावेजों को बाहर लाओ, मगर इन लोगों ने खुद अंदर ही अंदर इंक्वायरी करी, अंदर ही अंदर काम किया और कहा और रिपोर्ट बना दी कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसने गुम किए, कैसे गुम हुए, ये तय नहीं कर पा रहे। ये चीज इन्होंने कही है, मतलब खुद ही इन्होंने अपनी जांच की है। ये चीज इस अपने पिटीशन में दिखाई दे रही है। अब आगे देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट का अगला पेज नंबर 15 के पैरा नंबर 1 को देखें। इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि नम्रता पूर्वक, मतलब पेटिशनर प्रस्तुत कर रहा है कि महाराष्ट्र लोक अभिलेख अधिनियम 2005 की धारा 8 के अनुसार उक्त अधिनियम के तहत निर्धारित के अलावा किसी अन्य तरीके से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड को नष्ट नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ हमारे को ये जो अपने पब्लिक रिकॉर्ड है 2005 की धारा 8 कहती है कि किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड को नष्ट नहीं किया जाएगा। धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार दंड के लिए उत्तरदायी है। ये जो हम जो बीएमसी का भी मामला ला रहे हैं उसमें भी ये प्रावधान लगता है ना। तो मैं प्रतिशनर कह रहा है, मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि चूंकि इस विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा जानबूझकर रिकॉर्ड को गलत करने या नष्ट करने का कोई प्रयास नहीं देखा गया, इसलिए विभाग ने उक्त धारा के तहत किसी भी, मतलब इन्होंने इंटरनल एक कार्रवाई करी, जांच की और जांच करके अपने सदस्य को इन्होंने अपराध मुक्त कर दिया, अपने अधिकारियों को इन्होंने निर्दोष साबित कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका ये समीक्षा भी की गई है। आगे देखिए, पेज नंबर 15 के पैरा नंबर 2 और पेज नंबर 16 के पैरा नंबर 1, इसके अनुसार श्री सुरेश ककानी 29 अक्टूबर 2012 का हलफनामा और श्री एस के सलीमत दिनांक 17 अप्रैल 2013 के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अधिकारियों ने किसी पर दायित्व निर्धारित किए बिना सभी संबंधितों को क्लीन चिट दे दी। मतलब आपके जहां पर गायब हुआ दस्तावेज, उन्हीं के विभाग के लोगों ने मिलकर, उन्हीं अधिकारियों ने मिलकर इस मामले को हमें क्लीन चिट दे दी। मतलब कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, जबकि एफआईआर दर्ज करने को खुद सूचना आयुक्त ने बोला था, मगर इन लोगों ने आपस में वो कर लिया, लेन देन कर लिया और आपस में एक दूसरे को क्लीन चिट दे दी।
ये खेल हुआ, ये इस पेटिशन में बताया गया है। देखिए आगे देखिए, श्री एस.के. सलीमत ने राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश को उसके सही अर्थ में लागू करने की बजाय द्वितीय अपील प्राधिकारी के आदेश को बाय बाय देने का कार्य किया। मतलब सेकंड अपील के जो हमारे एसआईसी के आदेश को इन्होंने इस तरह बाय बाय कर दिया, उसको खत्म कर दिया, उसको नील कर दिया, उसको जीरो कर दिया इन लोगों ने। ये यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट के इसमें बताया गया है। ये मैं आप सबको, हम सबको समझने की जरूरत है कि हमारे दस्तावेजों को गायब करते हैं ये लोग, तो किस तरीके का खेल खेला जाता है, ये सब बॉम्बे हाईकोर्ट ने हमें बताया है और उसी चीज को उसके ऊपर उन्होंने फैसला दिया है। इसलिए इसको हमें सबको समझने की जरूरत है। हमें यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि श्री सलमत ने अत्यधिक उत्साह का प्रदर्शन करते हुए अन्वेषक और तथ्य खोजने वाले प्राधिकरण का कार्य अपने ऊपर ले लिया। मतलब वो इन्वेस्टिगेशन का काम इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। कौन? जिनकी जिम्मेदारी कुछ और है। मतलब वो एक विभाग में आते हो, आप आते हो अपने विभाग में किसी प्रकार का कोई प्लान पास करने या कुछ और काम करने के लिए, मगर आप क्या कर रहे हो वहां पर? इन्वेस्टिगेशन का काम कर रहे हो, है? आगे देखिए, उपरोक्त पैराग्राफ 9 में एक साहसिक बयान दिया है, क्योंकि उनके विभाग के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा जानबूझकर रिकॉर्ड को गलत तरीके से नष्ट करने या नष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया। मतलब ऐसा बोल रहे कि हमने कोई जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। मतलब जो हमारे जो पब्लिक रिकॉर्ड 2005 के जो अध्यादेश बनाए गए, जो धाराएं बनाई गई, वो गलत है। फिर इसका मतलब यानी जानबूझ के नहीं किया, ऐसा बोला जा रहा है। आगे देखिए, विभाग ने कर्मचारियों के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई आपराधिक शिकायत दर्ज नहीं की है। महाराष्ट्र पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 2005 की प्रासंगिक धारा हमें यह देखना चाहिए कि श्री सलमत ने अपने अधिकार, ओके, ये 10 मिनट के बाद बंद होगी तो फिर से आप लोग ज्वाइन होना, है ना। इसको अभी हम कंटिन्यू रखे हुए हैं। श्री सलमत ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है। राज्य सूचना आयोग द्वारा 18 अगस्त 2011 को पारित आदेश को पार करने की कोशिश की है। श्री सलमत को निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही अपराध दर्ज करने के लिए। मतलब इन्होंने जो इंटरनल, मतलब जो कार्रवाई पुलिस की थी, वो कार्रवाई ये खुद करने लगे। ये इनको खुद तो इन्वेस्टिगेशन करना आता नहीं है, फिर इनको क्या जरूरत है उस चीज की जांच करने की। आगे हमारे जज साहब क्या कहते हैं उसको देखना है। उपरोक्त पैरा में यह समीक्षा है। हलफनामे में प्रतीत होता है कि उन्होंने दस्तावेज गायब होने के मामले में खुद ही जज बनकर क्लीन चिट दे दी है और राज्य सूचना आयोग के आदेश को तिलांजलि दे दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट के माननीय जज साहब उपरोक्त आदेश में कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि प्रतिवादी ने अत्यधिक उत्साह का प्रदर्शन करके जांच करने व तथ्यों की खोजबीन का कार्य अपने ऊपर ले लिया है। साथ ही आगे जज साहब ने प्रतिवादियों के बारे में कहा है कि प्रतिवादियों ने पैरा 9 में एक साहसिक बयान दिया है कि चूंकि उनके विभाग के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा जानबूझकर रिकॉर्ड को गलत तरीके से नष्ट करने या नष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, विभाग के ने कर्मचारियों के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई आपराधिक शिकायत दर्ज नहीं की है। मतलब खुद ही जज बन गए ये लोग, खुद ही ये सब कर गए। ये सब चीज जज साहब कह रहे हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट के माननीय जज साहब कहते हैं कि वो खुद जज बनकर उन्होंने फैसला कर लिया, जबकि उनको ये। आगे देखिए, प्रतिवादियों के उपरोक्त बयान के आधार पर माननीय जज साहब ने प्रतिवादियों के लिए कहा है कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है। मतलब उन्होंने, उनका काम कुछ और था, काम कुछ और कर लिया उन्होंने। मतलब उन्होंने अपने अधिकार को पार कर लिया और राज्य सूचना आयोग के आदेश को पार करने की कोशिश की है, जबकि माननीय जज साहब के अनुसार उपरोक्त निर्णय लेने का अधिकार प्रतिवादियों को बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि प्रतिवादियों से अपेक्षा की थी कि राज्य सूचना आयोग के आदेश का पालन करें। अब आगे देखिए, पेज नंबर 16 के पैरा नंबर 2 को, श्री सुरेश ककानी और एस.के. आलिमठ को एक विस्तृत दलील देने या लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि राज्य सूचना आयोग द्वारा 18 अगस्त 2011 को पारित आदेश का पालन नहीं किया जा सकता है। राज्य सूचना आयोग ने उक्त आदेश पारित किया है जो प्रतिवादी संख्या 3 को बाध्य करता है। बॉम्बे हाईकोर्ट समीक्षा है, बॉम्बे हाईकोर्ट के माननीय जज ने प्रतिवादियों के लिए साफ साफ कहा है कि प्रतिवादियों को विस्तृत दलील देने या लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वे राज्य सूचना के आदेश का पालन नहीं कर सकते, जिसका मतलब है कि बिना बहानेबाजी के पीआईओ और प्रथम अपीलीय अधिकारी ने राज्य सूचना आयोग के आदेश का पालन करना था। उन्होंने सीधा पालन करना था, अपना दिमाग नहीं लगाना था, उन्होंने सीधे एफआईआर दर्ज करनी थी। ये कहना है बॉम्बे हाईकोर्ट के जज साहब का, और यही चीज हम इस अधिकारी को, पीआईओ को, जिसके खिलाफ अभी हम लोग बैठे हैं, उसको हमें समझाना है। आगे देखिए, पेज नंबर 16 के पैरा नंबर 3 व 4 और
पेज नंबर 17 के पैरा नंबर 1 और 7, पेज नंबर 18 के पैरा 1 को देखें। इसके अनुसार देखिए, समझिए। माननीय जज साहब के अनुसार आयोग के गठन का मुख्य मकसद है हर वह दस्तावेज जिसकी आवश्यकता पीड़ित को न्याय प्राप्त करने में होती है तुरंत व कम से कम खर्च में प्राप्त हो सके। ये देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात जज साहब ने कही है। किसके लिए? पीड़ितों के लिए, शिकायतकर्ताओं के लिए, उन सभी के लिए जो शोषित लोग हैं, कि आयोग के गठन का मुख्य मकसद, आयोग क्या मतलब आरटीआई जो एसआईसी है, जो सूचना आयोग है, उसके गठन का मुख्य मकसद है हर वह दस्तावेज जिसकी आवश्यकता पीड़ित को न्याय प्राप्त करने में होती है तुरंत व कम से कम खर्च में प्राप्त हो सके, ऐसी व्यवस्था करना है उसका काम। प्रत्येक वह दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक सबूत जिसके आधार पर पीड़ित को इंसाफ मिल सकता है या आपराधिक कृत्य का पर्दाफाश हो सकता है, यह सभी सबूत प्राप्त करने का अधिकार भारत देश के प्रत्येक नागरिक को है, चाहे वह दस्तावेज पीड़ित के दुश्मन की निजी तिजोरी में ही क्यों न हो। अदालत में न्याय के लिए सबूत के रूप में उपयोग होने वाले प्रत्येक दस्तावेज थर्ड पार्टी या निजी मिल्कियत का बहाना लेकर रुकावट डालने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आयोग की स्थापना का स्पष्ट मतलब है कि पीड़ित को इंसाफ देने के लिए जो भी सबूत है वह पीड़ित को दिए जाएं। साफ साफ लिखा है। मतलब यहाँ पर उसको पीआईओ को वो सारे सबूत देने थे जो कहते उसने प्रपोजल के टाइम लगाए, 9 दस्तावेज लगाए, 9 प्रकार के। उन्होंने दस्तावेज दिए ही नहीं, इतने सारे दस्तावेज गायब कर दिए। अब आगे देखिए माननीय हाईकोर्ट क्या कहता है इस मामले में। इसमें कहता है पेज नंबर 3 पैरा नंबर 3, 5 है, 16 का और 17 का। इसमें विश्वसनीयता मतलब ये जो चीज को समझा रहे हैं उसको समझने की जरूरत है। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उसमें बताया गया है कि आरटीआई का क्या मकसद है। इसमें पहला है विश्वसनीयता, मतलब दोनों पक्षों द्वारा, क्योंकि हम कोई भी मामला लेकर आगे जाते हैं, कहीं भी कोर्ट में जाते, अदालत में जाते, कहीं भी जाते, तो वो 2 पक्षों के बीच में होता है। एक पक्ष है, एक विपक्ष है। दोनों पक्षों द्वारा सूचना का अधिकार विवादों की सच्चाई का निर्धारण करने में अदालतों की सहायता कर सकता है। न्यायालय की भूमिका केवल कानून के प्रावधानों की व्याख्या करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके समक्ष लगाए गए आरोपों की सत्यता और सच्चाई का निर्धारण करने तक भी है। अदालत इस कार्य को सही ढंग से तभी कर पाएगी जब दोनों पक्षों के पास सूचना तक पहुंच हो और उनके पास सूचना से संबंधित तर्कों और प्रतिवादी को संबंधित करने का अवसर हो। जनाब इन्होंने क्या कहा, दोनों पक्षों के पास सूचना की तक जो भी जानकारी है, उन दस्तावेजों तक जो न्याय दे सकते हैं, उन तक पहुंच होनी चाहिए। ये चीज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है। हमारे को भी यहाँ पर हमने क्या दस्तावेज मांगे थे पीआईओ से, पीआईओ ने हमें दस्तावेज दिए। उन दस्तावेजों में एक प्रपोजल दिया गया जो बिल्डर की तरफ से सामने दिया गया है बीएमसी को, जिसमें 9 तरह के डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। मगर वो 9 डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो कई डॉक्यूमेंट गायब है, जिसमें एनओसी के डॉक्यूमेंट गायब है, आरसी बुक गायब है, जिसमें क्या बोलते राशन कार्ड गायब है। यानी ये सब चीज गायब कर दी गई। कैसे गायब कर दी गई? जबकि इनके जरिए ही तो सच्चाई तक पहुंचा जा सकता था। तो ये सारे पेपर जिसने भी गायब किए, तो यहाँ पर वही चीज बताई जा रही है कि ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है निष्पक्ष सुनवाई, यानी चूंकि न्यायालय के फैसले का किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, केवल यह उचित है कि एक वैध अपेक्षा है कि पक्षकारों को कार्रवाई में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए सभी सहायता प्रदान की गई है। ये निष्पक्ष सुनवाई के लिए जरूरी है ना। मतलब जो भी है पक्षकारों को कार्रवाई में जो प्रभावी ढंग उनका सबका को सहयोग मिले, उनको न्याय में कहीं निष्पक्षता यानी कहीं ऐसा नहीं आना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव वो नहीं होना चाहिए। ऐसे ही तीसरा पॉइंट है पारदर्शी और जवाबदेही। जांच एजेंसियों और न्यायिक संस्थान को पारदर्शी के माध्यम से जवाबदेह ठहराया जाता है, न कि कार्रवाई की अपारदर्शिता के माध्यम से। अपारदर्शिता पूर्वाग्रह और दंड से मुक्ति की संस्कृति को बढ़ावा देती है। ऐसे सिद्धांत जो पारदर्शिता के विरोधी है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कानून के शासन पर आधारित देश में संस्थाएं उन प्रक्रियाओं को अपनाएं जो पारदर्शिता और जवाबदेही के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को आगे बढ़ाती है। न्यायिक कार्रवाई की निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांत खुले न्याय के सिद्धांत की आधारशिला है। यही कारण है कि एक फैसला करने वाले प्राधिकारी को अपने द्वारा पारित
प्रत्येक निर्णय या आदेश के लिए कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता होती है। हालांकि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शी होने का कर्तव्य एक तर्कसंगत आदेश प्रदान करने पर और शुरू और समाप्त नहीं होता है। एक पक्ष को ऐसी जानकारी से वंचित रखना जो एक न्यायिक कार्य करने वाले प्राधिकरण के निर्णय को प्रभावित करती है, न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता को भी कमजोर करती है। यह संबंधित पक्ष और जनता को प्राधिकरण के निर्णयों की प्रभावी ढंग से जांच करने की क्षमता से वंचित करता है, क्योंकि यह एक सूचना विषमता पैदा करता है। ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब आगे हम बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर वापस आते हैं, पेज नंबर 18 के पैरा नंबर 2 और 6 पर। इसमें देखिए हिंदी में क्या लिखा है, इसकी समीक्षा करी गई है। उपरोक्त पैरा में माननीय जज साहब साफ साफ कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के सार्वजनिक अभिलेख रिकॉर्ड को हटाने, नष्ट करने, विकृत करने या बदलने की स्थिति में उसकी बहाली के तत्काल उचित कार्रवाई करेगा, लिखित में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और वरिष्ठ द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कार्रवाई करेगा। मतलब किसी भी रिकॉर्ड को आप नष्ट नहीं कर सकते, विकृत नहीं। अगर विकृत होता है तो उसकी जानकारी वरिष्ठों को दो और उनके अनुसार कार्रवाई करो। ये सारी चीज उसके अंदर होनी चाहिए अगर कोई दस्तावेज नहीं मिल रहा है। अभी बॉम्बे हाईकोर्ट आगे क्या कहता है, देखिए उसमें समीक्षा में उपरोक्त पैरा में माननीय जज साहब साफ साफ कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के सार्वजनिक अभिलेख रिकॉर्ड को नियम व शर्तों के बिना नष्ट या निपटारा नहीं किया जाएगा, भले ही वह दस्तावेज 100 साल से भी अधिक पुराना ना हो जबकि वरिष्ठ की राय नहीं होगी या इतनी खराब स्थिति में या अपठनीय स्थिति में ना हो। मतलब देखिए माननीय जज साहब ने क्या कहा है उसको समझिए। उन्होंने कहा है कि कोई भी रिकॉर्ड चाहे वो 100 साल से अधिक साल भी हो जाए, चाहे जितना पुराना हो जाए, तब तक पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 2005 की धारा 2G के तहत विचार किया गया है कि सभी संबंधित अधिकारियों एक्ट 2005 के प्रावधानों के तहत सुरक्षित करना अनिवार्य था। माननीय जज साहब ने कहा है कि मामले में जांच किए जाने या दस्तावेज खोने के जिम्मेदार अधिकारियों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी जांच एजेंसी को दी जानी चाहिए थी, जो आपराधिक कानून को गति देने के लिए बात थी। देखिए यहाँ साफ साफ कहा है, क्या चीज कही है उसको समझिए। यहाँ बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि जांच किसे सौंपी जानी चाहिए। एक दस्तावेज खोया है, उसको कौन ढूंढ सकता है, वो कहां से, तो कानून को गति देने वाले मतलब पुलिस डिपार्टमेंट, वो लोग उसको ध्यान दे सकते हैं। एक कोई दूसरा नहीं कर सकता इस काम को, तो वो चीज उस और समय के तहत वो सारा काम करना चाहिए। आगे देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट कहता है, उपरोक्त पैरा में माननीय जज साहब ने आदेश दिया कि तुरंत एफआईआर दर्ज करते हुए वरिष्ठ अधिकारी को 6 महीने में पूर्ण करने का आदेश दिया है। मतलब इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से कहा गया तुरंत एफआईआर करो और कानूनी प्रक्रिया 6 महीने में पूर्ण करें। हमने भी ये लेटर जो भेजा है उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर दस्तावेज जो गायब हुए हैं उस मामले में तुरंत एफआईआर कीजिए, तुरंत, और 6 महीने में कार्रवाई पूर्ण होनी चाहिए। ये चीज हमने साफ साफ लिखी है। तो ये इनका काम है पीआईओ का कि वो तुरंत एफआईआर दर्ज करने के लिए आगे बढ़े और कार्रवाई करे। ये खुद हाईकोर्ट का आदेश है। उस हाईकोर्ट के आदेश को अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो इन्हें जूतों की माला तो पहनानी चाहिए। इन्हें भ्रष्ट भूषण अवार्ड से सम्मानित करना ही पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ये बेखौफ होकर के काम कर रहे हैं। ये हमारे संविधान को नहीं मान रहे, तो क्या हमें इनको क्या छोड़ देना चाहिए? ये जो खेल चल रहा है पूरे देश में इन भ्रष्ट अधिकारियों का, ये खुलेआम चल रहा है। अभी इसको हम आगे देखें, इसमें आगे हमने क्या लिखा है, ललिता कुमारी का जजमेंट भी दिखाया गया है कि आपको आगाह किया जाता है कि आप संवैधानिक व्यवस्था के तहत पीआईओ के विरुद्ध तुरंत एफआईआर दर्ज करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ललिता कुमारी की गाइडलाइन में साफ दर्ज है कि संज्ञेय अपराध में आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाने के लिए न्याय प्रणाली है, आपने खुद जज बनकर जजमेंट नहीं देना। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ललिता कुमारी का, जिसमें ये देखिए, इफ ए डिस्क्रिशन ऑप्शन आर लैटिट्यूड इज allowed to the police in the matter of registration of FIR। मतलब ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, साफ साफ हाई कोर्ट कह रहा है। उसके बावजूद भी ये भ्रष्ट अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या इन्हें जूतों की माला नहीं पहनानी चाहिए? इन्हें भ्रष्ट भूषण अवार्ड से सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए? ये सब चीजें हम आगे देखिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में माननीय जज साहब ने साफ व स्पष्ट भाषा में एफआईआर दर्ज करने का कहा है। अब जनता की ताकत के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक दूसरा मामले को भी हम इसमें बता देते हैं कि बाहर के देशों में क्या होता है।
तो यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया का हमने मामला रखा है जिसमें इस चीज को क्या लिखा गया, जनहित में खुलासा कानून। मतलब ऑस्ट्रेलिया में ये कानून को ये नाम दिया गया है, जनहित में खुलासा कानून। इसको समझने की जरूरत है। कैनबरा में इस तरह का नाम एक बहुत बढ़िया व ताकतवर कानून है। जिन लोगों को नहीं जानकारी उनके लिए कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय राजधानी, अर्ध राज्य तथा शहर है। कैनबरा की विधानसभा ने जनहित में खुलासा नाम से एक बढ़िया व ताकतवर कानून बना रखा है। इस तरह के कानून ऑस्ट्रेलिया के अन्य राज्यों में भी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी है। मेरा मानना है कि इस तरह के कानून दुनिया के हर राज्य में होने चाहिए। तो कैनबरा का जनहित में खुलासा कानून ऐसा है कि कैनबरा का कोई भी निवासी मौखिक या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसा कर सकता है। मतलब कैनबरा के नागरिकों को ये अधिकार दिया गया है कि वे मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। शिकायत का औपचारिक रूप से किया जाना या रिपोर्ट के रूप में किया जाना या एफआईआर इत्यादि के रूप में किए जाने की औपचारिकता का अनुपालन नहीं करना पड़ता है। मतलब हमें वहां पर कोई एफआईआर या औपचारिकता नहीं करनी है, सिर्फ हमने ओरल कंप्लेंट कर दी, लिखित में दे दी या हमने इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दिया, तो फिर बाकी हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी, सब अपने आप होगा। अब यहाँ पर कैनबरा राज्य की विधानसभा सदस्य, विधानसभा सचिवालय, सभी सरकारी कर्मचारी या किसी भी विभाग के हो, किसी भी स्तर के हो, अस्थायी हो, स्थायी हो, सभी सरकारी टेंडर लेने वाले ठेकेदार, उप ठेकेदार, सरकारी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले एनजीओ व स्वयंसेवकों इत्यादि सभी के ऊपर एक कानून लागू होता है। सार्वजनिक सेवाएं देने वाले लोग, संस्थाएं, सरकारी विभाग इत्यादि इस कानून के अधीन आते हैं। भले ही स्वयंसेवी या एनजीओ हो या सरकारी, जो भी सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी नीतियों, सरकारी क्रिया, सरकारी प्रक्रिया इत्यादि से जुड़ा मसला है, भले ही घटना पूर्व में हो चुकी हो या हो रही हो या भविष्य में होने वाली हो, इत्यादि इस कानून के दायरे में आते हैं। इस कानून को अधिकारियों के नेक्सस के द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे यहाँ तो अधिकारी लोग फटक से इधर से उधर फोन लगाएंगे, आपस में एक दूसरे से दुश्मनी होगी, मगर भ्रष्टाचारी को बचाना है तो तुरंत बचा लेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में इस कानून के तहत कोई एक दूसरे मामले में प्रभावित नहीं कर सकता, फोन करके बोल नहीं सकता कि करो या ना करो। शिकायत को रद्द नहीं किया जा सकता है, शिकायत को लटकाया नहीं जा सकता है। अधिकारी या विभाग इत्यादि यह नहीं कह सकता है कि जांच की गई है, पाया गया कि कुछ गलत नहीं है। समय समय पर शिकायतकर्ता को की जा रही जांच की लिखित रिपोर्ट देते रहना होता है। यहाँ यानी कंप्लेंटेंट को जानकारी देना है। जबकि हमारे यहाँ पर क्या हुआ है मेलविन साहब, कि आपके उसमें तो कंप्लेंट आपने करी, लेकिन वो आपको तो बताया नहीं और उसने उसके बिल्डर के सपोर्ट में मैटर ही बंद कर दिया, सी समनी दाखिल करके। ये हालत हमारे देश में है। मतलब शिकायतकर्ता को बताया ही नहीं जा रहा है, जबकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बोला जा रहा है कि हमेशा जानकारी देते रहना है। इस कानून के तहत बड़े से बड़े नौकरशाह को नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है, लंबे समय के लिए जेल भेजा जा सकता है और भी अनेक प्रकार के गंभीर दंड दिए जा सकते हैं। ये कानून शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करता है। शिकायतकर्ता को सरकारी अधिकारी, सरकारी विभाग, विधानसभा सदस्य इत्यादि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परेशान नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो अगर हम शिकायत कर देंगे तो दसियों फोन आ जाएंगे, आपको धमकियां आ जाएगी। हमारे देश में ये इनके चमचे भक्त जो भी है वो लोग आ जाएंगे हमारे को धमकियां देने, हमारे को एक्सटॉर्शन लगाने, हमारे को खंडनी के केस में बंद करने, ये सब करना शुरू करेंगे। जबकि वहां पर ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जा रहा है कि कोई भी इनको परेशान नहीं कर सकता है किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी परेशान नहीं कर सकता। ये साफ साफ कहा जा रहा है। आगे देखिए, दंड का प्रावधान है। शिकायतकर्ता के सामान्य जीवन में अप्रत्याशित हलचल, मतलब कि देखिए कितनी बारीकी से इन लोगों ने बताया है कि अगर कोई शिकायत करता है, उसकी जिंदगी में अगर थोड़ी सी भी हलचल हुई उस शिकायत करने की वजह से, तो उसको भी यानी सामने वाला विपक्ष ने प्रभावित किया है ये माना जाएगा। हमारे देश में तो तुरंत उसके ऊपर हमले हो जाते हैं, जाने क्या क्या हो जाता है उस शिकायतकर्ता के साथ, जो क्या बोलते आगे बढ़कर आवाज उठाने की कोशिश। इसलिए हमारे देश के जो भगत सिंह है असल में, वो लोग सब पीछे हटते जा रहे। कोई भगत सिंह बनने को तैयार नहीं होता। सब कहते हैं बगल का पड़ोसी का लड़का भगत सिंह बने, हमारे घर का नहीं बने। ये स्थिति है हमारे देश की। ऐसे ही कानूनों के कारण ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तंत्र आम आदमी के साथ धोखा नहीं कर पाता है। सरकारी तंत्र आम आदमी के प्रति जवाबदेह रहता है, आम आदमी की उपेक्षा नहीं हो पाती है। सरकार का मुखिया मंत्री, सरकार व नौकरशाही राजा के रूप में व आम आदमी प्रजा के रूप में नहीं होते हैं। आम आदमी शक्ति संपन्न रहता है, आम आदमी देश का असली मालिक होता है, लोकतंत्र मजबूत होता रहता है, आम आदमी द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये चीज हमने ऑस्ट्रेलिया की बताई और ये हमने सब शिकायत पत्र में लिखा है। अभी मैं इसको बंद करता हूँ
और जहां तक मैं समझता हूं काफी कुछ हमने एक मतलब हमने यहाँ पर क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आदेशों को ये लोग जूतों की नोक पर रख रहे हैं भ्रष्ट अधिकारी, और ये चीज यहाँ पर मैंने सिद्ध कर दी। ये खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि अगर कोई दस्तावेज गायब हुआ है तो उस पर तुरंत एफआईआर की जाए, और एफआईआर भी कहाँ, पुलिस में करनी है। आपको अपने डिपार्टमेंट के अंदर इंक्वायरी नहीं करनी है, इसमें सीधे एफआईआर करनी है पुलिस स्टेशन में जाके आपको, और 6 महीने में नतीजा देना है आपको, तभी जाकर के काम होगा। ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है। तो अब मैं चाहूंगा मेलविन जी, अगर इसमें कुछ कमी है जो मैंने बोला है, फिर वो चीज आप बताइए, और फिर सभी लोगों से, सभी विशेषज्ञ लोगों से हम राय लेना चाहेंगे, जिसमें वोरा जी है और भी जो भी है, किरण पुलेकर जी है, कुंवर साहब है हमारे एडवोकेट, और एडम जी होंगे। तो आप सब हमें बताएं कि ऐसे लोगों के खिलाफ हमें क्यों नहीं इनको भ्रष्ट आभूषण अवार्ड देना चाहिए। मेलविन जी, अभी आप। थैंक यू ना शिवनारायण जी। आपने तो काफी हद तक मुझे, मेरे ख्याल से मेरा इन्वॉल्वमेंट ही निकाल दिया, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपने कवर कर लिए। हम यही चाहते हैं, अपनी बहुत जानकारी अपने अगस्त मेंबर्स को दे दी है, और यहाँ काफी लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड है, एक्टिविस्ट है, जहाँ 20-25 साल का उनका अनुभव है, और उनको इस बारे में तो मुझसे ज्यादा चाहिए। क्लैरेंस साहब है, चार्ल्स सर है, बाकी भी हमारे दोस्त है यहाँ पर। मैं उनसे चाहता हूँ, क्योंकि उनको काफी सारा मैटर इसके बारे में इनकी जानकारी है। तो ऐसे आगे नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम ये सब लड़ रहे हैं। क्योंकि ये सब जो दिन दहाड़े लूट रहे हैं, दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं, इनका कुछ तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग नहीं करें, आगे की पीढ़ी को तकलीफ होगी। और ये जो कर रहे हैं, ये जो अफसर है, इनको तो केवल पैसे, करप्शन करना ही जानते हैं, इनको कोई काम नहीं करना है। गवर्नमेंट क्यों उनको पगार दे रही है मुझे नहीं पता। मैंने तो ये मुद्दा भी उठाया है, हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी पूछा था मैंने, इनको पगार ही नहीं देनी चाहिए। इनका अपना जो बेनिफिट्स है रिटायरमेंट के बाद वो भी रद्द कर देना चाहिए, इनसे पेनल्टी लगनी चाहिए, और इनको एफआईआर लगा के इनको अंदर ही डाल देना चाहिए। ये तो मेरा मुद्दा है जी। बिल्कुल सही। अभी आप बताइए एडवोकेट कुंवर साहब जी, आप कुछ अपने बारे में थोड़ा इस मामले में बताएंगे। हाँ। ये बहुत जरूरी है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का या भ्रष्ट लोगों का कुछ न कुछ आप लोग जो उपाय करके ऐसा कर रहे हैं, आखिर दूसरा उपाय भी क्या है। एक तो लड़ाई आप लोग लड़ भी रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा जाना चाहिए मैसेज कि आपको भाई भ्रष्ट भूषण अवार्ड से हम लोग नवाजना चाहते हैं, देना चाहते हैं, और कभी न वैसा कुछ अवार्ड या ट्रॉफी लेके उनके ऑफिस में भी जाना चाहिए कि आपको हम या तो कहीं बुलाया जाए, या बुलाया जाए वैसी ट्रॉफी भी तैयार कर ली जाएगी, और वो बोला जाएगा कि आप प्लीज आइए। पहले तो उनको इनविटेशन देना चाहिए कि हम आपको देना चाह रहे हैं। अगर वो नहीं लेते हैं तो उनको लिखना चाहिए या उनको मैसेज देना चाहिए, हम आपके ऑफिस में, आप टाइम दीजिए, कब आए अवार्ड देने के लिए। ऐसा चीज आप लोग करोगे, हकीकत में ये तो एकदम नया चीज हो रहा है। मैंने अभी तक ये सबको भारत रत्न, भारत भूषण सब दिया जा रहा था, ये भ्रष्ट भूषण आपने हकीकत में बहुत ही अच्छा सोचा है। जिसका भी आइडिया है हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। पहले तो शिवनारायण जी को अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि उनका ब्रेन चाइल्ड है। ये हस्बैंड वाइफ दोनों लोग हकीकत में जितना कुछ कर रहे हैं, हम लोग उसमें मैं तो समझता हूँ हम लोग 2-5% भी नहीं कर पा रहे हैं जितना लोग कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि ये हमारा काम कर रहे हैं, ऐसा हम लोग सोच के थोड़ा अपने को सेटिस्फेक्शन अपने को हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाते हैं हम लोग। लेकिन जो भी है सभी लोग मिलजुल के, मैं देखा सब लोग जुड़े, सुने और अच्छी बातें हुई। और मैं हमारे हिसाब से ऐसा और भी डिपार्टमेंट है जो करप्ट डिपार्टमेंट, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पीएमसी है, बहुत सारे, इवन कोर्ट में भी आप देखेंगे ना, अभी कोर्ट में जो गरीब लोग हैं तो वो जो इतना ज्यादा पैसा जाता है, एक तो एडवोकेट लोग लेते हैं, बचा खुचा उनको वो लोग लूटते हैं, जो अंदर जिनको पेमेंट मिलता है पुलिस वाले लूटते हैं। जो पैसे वाले हो तो दे के निकल जाते हैं, लेकिन जो पैसे वाले नहीं है उनका तो प्रॉब्लम है। और
जेलों में लोग सड़ रहे हैं, 70% बेगुनाह लोग जेलों में इसके लिए सड़ रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, और क्योंकि बाहर भ्रष्टाचार है। अभी कुछ काम कराने के लिए जाओ, कोई एडवोकेट भी चाहे तो नहीं कर सकता है। उसका कारण ये है कि वहां भी डिमांड होता रहता है, जी। जबकि ये भी जरूरी है। आप लोग भी जेल देखो, थोड़ा जाओ और उसके बारे में भी समझो। मैं समझ रहा हूँ, उसमें हमसे भी जो हो सकेगा मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ में हूँ। और मैं अभी शर्मा जी और आप जो आपके और पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी उनके भी कुछ बात हो, उनसे भी बात कराइए। थोड़ा चैट करेंगे लोग, अपना अपना थोड़ा विचार रखेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, कुछ नया चीज मिलेगा। जी जरूर। किरण जी। कोलेकर जी, आप कुछ बोलिए इस मामले में। आप तो बहुत जबरदस्त लड़ाइयाँ लड़ी है आपने, और आपके साथ बहुत गलत हुआ है। सिर्फ सिर्फ है ना, आपका परिचय भी, आप अपना परिचय भी दीजिए थोड़ा, और जरा बताइए इस मामले में क्या होना चाहिए सर। किरण कोलेकर जी, अनम्यूट किरण कीजिए जी किरण आप कोलेकर, अनम्यूट करिए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करिए। Okay. Good evening to everybody. नमस्कार. नमस्ते सर। Actually ये भ्रष्टाचार का लड़ाई शर्मा जी और मैडम जो लड़ रही है वो बहुत कौतुकास्पद है, मतलब बहुत कमेंडेबल जॉब है। और लेकिन अभी हम लोग ने, मतलब मैं यूनियन, मेरे कंपनी का यूनियन लीडर था, और कंपनी में होने वाला भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की आवाज, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जो आवाज मैंने उठाई थी, इसलिए मुझे 2017 में मेरा जॉब खोना पड़ा। तो ये तो मतलब चलते रहेगा, लेकिन मेरी बात ये एक समझ में नहीं आती कि मैं ये एक जो चीज बता दूं, आप ये किरण कोलेकर जी जो है हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है शिपिंग कॉर्पोरेशन, उसके यूनियन के वो रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं, है ना किरण यस कोलेकर जी। यस यस यस, और हाँ हाँ, और मतलब बहुत ही मतलब अच्छी उनके नहीं, कर्मचारियों के लिए और बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ी थी इन लोगों ने, इन्होंने। और लड़ाई लड़ाई हाँ, लड़ाई इस बात पे थी हम्म कि ये लोग को कंपनी बेचनी थी। हम्म शिपिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेटाइजेशन का ये ये था, उनका मकसद था। और जहां तक मैं यूनियन लीडर था, तो उनको ये अंदेशा था कि जब मैं अंदर रहूंगा तो प्राइवेटाइजेशन होगा नहीं। हम्म। इसलिए मुझे 2017 में दूसरा फालतू कारण निकाल के टर्मिनेट किया गया है। वो केस मेरा हाई कोर्ट में चल रहा है, और 2017 में निकलने के बाद 2018 में ये लोग ने घोषित किया कि एससीए का प्राइवेटाइजेशन तुरंत किया जाएगा। तो और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि तभी नितिन गडकरी जी हमारे शिपिंग के मिनिस्टर थे। तभी उन्होंने एक लेटर एससीआई के मैनेजमेंट को लिखा कि मेरे साथ दूसरे मेरे एक दोस्त है राजा बासु करके, वो भी फाइटर है मतलब अभी भी। तो हम दोनों को निकाला गया, और नितिन गडकरी साहब ने लिखा था हमारे दोनों के बारे में कि अगर ये इनके अगेंस्ट मैनेजमेंट डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों नहीं लेती। अभी हम ठहरे पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी। अभी आप ये बात समझ लो कि शिपिंग कॉर्पोरेशन एक खुद की ये है, मैनेजमेंट है, और ये मंत्री कैसा बोल सकता है कि इसको निकालो उसको निकालो। ऐसे मतलब यहाँ तक हम लोग ने झेला है। और हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कंपनी का अंदरूनी भ्रष्टाचार बता रहे थे शिपिंग मिनिस्ट्री को। तो मतलब जिसको विसल ब्लोअर है उसको ही घर पे बिठाया गया। तो ऐसे हालत में हम लोग लड़ रहे हैं। तो हाँ, तो कमिंग टू द पॉइंट, हम्म सॉरी फॉर द डाइवर्शन। हम्म इसमें क्या है कि ये जो मामला अभी हम लोग ने डिस्कस किया, शर्मा जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया सब इसमें। लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ हर जगह मतलब जैसे वकील साहब ने भी बताया, कोर्ट में बोलो या everywhere, there is nexus between political leaders and
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पुलिस, ये सबका एक नेक्सस है, वो नेक्सस तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए लोगों को ज्यादा अवगत करना या लोग जो पीड़ित है उनको इकट्ठा करना ये जरूरी है, क्योंकि ऐसे 10 लोगों को भी आप शर्मा जी कितने भी अवार्ड देंगे ना, तो ये इतने निर्लज्ज लोग हैं कि इनको अवार्ड से कुछ पड़ी नहीं है। इनका खून गंदगी इनकी खून की गंदगी कभी जाएगी नहीं, ये मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये लोग को ना ये लातों के भूत है, बातों से मानने वाले नहीं है। इसलिए जरूर है, हम लोगों को सबको उतरना है, मगर क्या है, हमें कोशिश तो करनी है नहीं यहाँ पर। नहीं हाँ, शर्मा जी हम मैं सब, क्या बोलता हूँ, ये हाँ, लोगों को ये जो अभी जैसे उस दिन मैंने एनआरसी का हम लोग का मसौदा के लिए एक अटेंड किया, अच्छी बात चल रही है वो। ऐसे लोगों को ज्यादा लिटरेट करना या अवेयरनेस लोगों के इसमें बढ़ाना, क्योंकि लोगों को क्या मालूम है, अभी मालूम ही नहीं कि एफआईआर कर सकते हैं, एफआईआर नहीं हुआ तो भी उसके अगेंस्ट कानून है, ये लोगों को मालूम नहीं है। ऐसे है कि ऐसा मतलब हम लोग जगह जगह पे इसका अवेयरनेस आप तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसका ये फैलना चाहिए, ये जो मूवमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा फैलनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो केस आपने डिस्कस की, वो केस अभी एग्जैक्टली किधर है, मतलब हाई कोर्ट में पेंडिंग है या हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उसका जजमेंट आया है, तो उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट लागू नहीं हो सकता है क्या शर्मा जी? देखिए, हमें हमें क्या चाहिए इस मामले में, हमें कुछ ऐसा ऐसा मतलब कुछ दिखाना चाहिए, ऐसे कुछ चीजें रखनी है कि किसी को कोर्ट कचहरी जाए बिना न्याय मिलने लगे, क्योंकि ये बीएमसी बना है या पुलिस विभाग बना है या कोई भी डिपार्टमेंट है, वो उस काम के लिए बना है, और अगर वो काम वो अधिकारी कर नहीं रहे हैं तो हमें कोर्ट कचहरी हम नहीं जाना है, बल्कि हमें उन अधिकारियों को पहुंचाना है, उनके ऊपर एफआईआर करनी है। जैसे अभी यहाँ पर हमने कुछ पेपर मांगे, क्यों? क्योंकि बिल्डर ने कुछ काम गलत किया है या बिल्डर एंक्रोचमेंट या इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो हमें वो पता चाहिए कि वो कंस्ट्रक्शन इलीगल है या लीगल है। तो हम जब पेपर मांगेंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा। जब हमने पेपर मांगे तो मालूम पड़ा पेपर ही गायब है उसके अंदर। अब जब पेपर गायब है तो पेपर गायब है तो उसकी जवाबदारी उस पीआईओ की है कि वो उस एफआईआर करे उस मामले में कि पेपर कैसे गायब हुआ, और जो भी उसका जिम्मेदार है उसके ऊपर सजा होनी चाहिए। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ये खुद के आदेश है, उसी को हम सामने रख रहे हैं कि ये अधिकारी लोग, हमने अभी लेटर दिया है उनको, संगठन की तरफ से लेटर दिया गया है कि आपके यहाँ डिपार्टमेंट में ये पेपर गायब है, और बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत एफआईआर करिए और 6 महीने में रिपोर्ट दीजिए। तो हम यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं उस ऑफिसर के खिलाफ जिसको हमने शिकायती पत्र दिया है कि भाई तेरी ड्यूटी है तो एफआईआर कर, अगर एफआईआर नहीं करेगा तो हम तुम्हें भ्रष्ट भूषण अवार्ड से सम्मानित करेंगे, और फिर उसके बाद हम तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करेंगे। ये काम जो अभी हमने पनवेल में किया था, एक पीआईओ के ऊपर एफआईआर करी थी, वैसा ही काम इस पीआईओ के ऊपर एफआईआर करने का करेंगे हम लोग, लेकिन पहले उसको भ्रष्ट भूषण अवार्ड से सम्मानित करेंगे। ये है मुख्य चीज। नहीं, उसके साथ ये मतलब मैं भी बोले तो मैं आऊंगा उस टाइम, मौका लूंगा वो आने का, लेकिन उसके साथ ना प्रेस वालों को भी लेके जाना चाहिए। जी जरूर जरूर। जब भी ये अवार्ड उनको भ्रष्ट भूषण अवार्ड जब भी दिया जाएगा ना, उनको देने के टाइम प्रेस वालों को भी लेके जाना चाहिए, सो दैट इट विल बी मोर इनफेमस, फेमस नहीं इनफेमस होने चाहिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सही है, बिल्कुल बिल्कुल, सब अपना अपना कुछ न कुछ ओपिनियन देंगे। जैसे आप बोले प्रेस वालों को लेके जाइए, हकीकत में कुछ ऐसे लोगों को जाना चाहिए, और कभी कभी उन लोगों को भी ना अपने लोगों के अपने जूम मीटिंग में शामिल करना चाहिए। वो भले नहीं आते हैं, बोलो भाई 7 to 9 चलेगा, जरा आप सुनो, आपके बारे में भी हम लोग कुछ बात करना चाह रहे हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो आप भी कहो कि आपने नहीं किया है,
कभी कभी ऐसा भी ट्राई करो, अगर हो सके तो, अच्छा लगे तो ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल अभी बिल्कुल। साहब जी उसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रेस वाले भी ब्रेकिंग न्यूज के पीछे पड़े रहते हैं। जी ब्रेकिंग न्यूज के हिसाब से भी वो आ सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो हाँ कुछ वो बातें लीगल हो जाती हैं, हम लोगों को लीगल में ही चलना है, क्योंकि कुछ भी आप करोगे इलीगल होता है तो जरूर उसका भी खामियाजा जो अपने कार्यकर्ता लोग रहेंगे, एक्टिविस्ट लोग रहेंगे, उनको पड़ेगा। हमारे हिसाब से बहुत सारी ओपिनियन लोगों की अलग अलग ढंग से आएगी, और जरूर हमको लगता है कुछ न कुछ तो होते ही रहना चाहिए। नहीं होगा, सब चुप हो जाएंगे, तो यही लोग भारी पड़ जाएंगे। बराबर। सुनिए सर, शर्मा जी एक हम्म। बात बताना चाहता हूँ। जी 2017 में मुझे टर्मिनेट किया गया, तो उसके पहले मैं और राजा बसु हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन आरटीआई पूछते थे। हमारा जो ऑफिस का पीआईओ था, कंपनी सेक्रेटरी था, वो कभी भी इंफॉर्मेशन हमको देता नहीं था। कुछ ना कुछ क्लॉज निकाल के वो ये करता था। मजे की बात यह है कि हम लोग 2017 में टर्मिनेट हो गए और 2018 में 18 या 19 में उसने वीआरएस ली बिकॉज अच्छा। ऑफ हिज मदर वाज सिक। तो वो बंदे को मतलब वो कंपनी सेक्रेटरी था, पीआईओ था, पीआईओ होने के बावजूद मैनेजमेंट ने उसका वीआरएस एक्सेप्ट नहीं किया और बाद में 6 महीने के बाद जबरदस्ती एक्सेप्ट किया और उसको बाद में टर्मिनल बेनिफिट मतलब पीएफ एंड ग्रेच्युटी मिलने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। मतलब ही हैज टू रन फॉर द ग्रेच्युटी। मैं बाद में उसको मिला, तभी मैं उसको पूछा कि ही ओनली कॉन्टेक्टेड मी कि मुझे लॉयर की जरूरत है। मतलब क्या हो गया, ऐसे ऐसे। बोला अरे वाह, जब तुम खुद दूसरों को कोऑपरेट नहीं करते थे, अभी देखो क्या मुसीबत आन पड़ी है आपको। मतलब ऐसे लोगों को बाद में डेस्टिनी पनिशमेंट देती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, मगर हमें तो अपनी कोशिश जारी रखनी है इस Yes, मामले yes, में। अच्छा, definitely. हाँ हबीब जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने हाथ उठाया हुआ है, हबीब जी। जी गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। मैं हाँ थोड़ा बोलिए। ट्रैवल में हूँ, बोल के बात नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मैं ये बोलना चाह रहा, मेरे सामने एक बात आई आज। हाँ। एसआरए के अंदर माड़ा डिवीजन में, माड़ा के अंदर एक लेडी है, उसके भाई ने फ्रॉड किया था। हाँ। उसके पेपर ऑफिस से गायब हो गए। आरटीआई मैंने उनको बना के दिया था, तो आज वो पेपर गायब है वो ऑफिस में से। हाँ वो जो आप बोले सेम बराबर। वो उनकी मम्मी के मरने के 2 महीने बाद का एफिडेविट था। वो जो लेडी है उसने हाँ। पहले निकाल चुकी है आरटीआई से वो पेपर। हाँ मैंने वो रिटर्न देखा था, हाँ। उसको इन्फॉर्म किया था पेपर गायब है। हाँ, तो ये में भी आपका स्टेप फॉलो करना पड़ेगा ना। नहीं, वही हम सबको मिलके एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मतलब देखिए, यहाँ अगर आप अपने लिए आएंगे तो गलत है, हमें क्या करना है एक दूसरे के साथ। सॉरी, एक बार फिर से हम लोग वापस ज्वाइंट होंगे, ये फिर से एक बार ज्वाइंट होते हैं ना, 10 मिनट के बाद। हाँ 10 मिनट के बाद। जी सर, एक 10 मिनट के बाद हम फिर से ज्वाइंट होंगे। हाँ बोलिए आप। मेरा कहने का मतलब है, हम सब लोगों को आपस में, मतलब जो भी पीड़ित है, कम से कम पीड़ित लोग तो आपस में एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ खड़े हो हम लोग, और ऐसे लोगों को भ्रष्ट भूषण अवार्ड से सम्मानित करें। जो लोग सुन नहीं रहे उनके ऊपर देखो, आईपीसी के तहत एफआईआर तो होनी है, मगर उसके लिए भी हम लोगों ने एफआईआर करी है पीआईओ के ऊपर, और राजस्थान में कई पीआईओ के ऊपर एफआईआर हो चुकी है। वैसे ही हमें भी करना है, कम से कम कुछ डर तो बैठे इनको। तो वही हम चाहेंगे कि आप, वो जो लेडीज है या जो भी पीड़ित है, हम सब मिल करके एक दूसरे का साथ खड़े हो, हाथ से हाथ मिलाकर, ठीक है ना? जी सर। अच्छा, और जी कोई सर, एक और बात थी, मैं ये हाँ। बोलना चाहता हूँ, सजेशन जैसा कि बताना चाहता हूँ। जो मोस्टली सर से बात हो रही थी कि वो अवार्ड देने का उनको, हाँ, तो मोस्ट ऑफ अभी ट्विटर, सोशल मीडिया और ट्रेंड पे, अगर समझो इनकेस अगर जो अवार्ड देते हैं उनको ऑफिसर को, हाँ, वो डायरेक्टली अगर ट्विटर पे पोस्ट कर दिया जाए, तो ट्विटर हर चीज से लिंक है, फेसबुक ये वो,
तो नहीं, मोस्टली बहुत इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी से स्प्रेड होगी। नहीं बिल्कुल, हमें ट्विटर और इसका इस्तेमाल करके अवार्ड का ज्यादा से पूरा ज्यादा करना फंक्शन, है। हाँ पूरा फंक्शन करके अवार्ड बना करके उनके पास भेजेंगे। और ये जो वीडियो बन रहा है, ये वीडियो की सीडी पर हर एक अधिकारी को भेजी जाएगी कि भाई इस अधिकारी के खिलाफ हमने ये नियम रखे हैं, अगर ये अधिकारी ने काम नहीं किया तो उसके ऊपर एफआईआर भी करेंगे और उसको ब्रह्म भूषण अवार्ड भी देंगे हम। इस प्रकार से ये चीज हम पहले से मतलब चेतावनी के रूप में उनको हम भेजने वाले भी है। ये पूरा जो भी प्रोग्राम चल रहा है ये पूरा भेजेंगे उनको, ताकि उनको मालूम पड़े और पूरे प्रूफ के साथ हम दे रहे हैं। ये मुख्य चीज है। तो ऐसे ही हमें सभी के लिए करने हैं, हम लोगों को मिलके करना होगा, है ना। सर हो गया सर, मैं सबको भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर रहा हूँ जो मेरे हाँ पहचान के थ्रू थे। हाँ कुछ 6-7 जन हो गए जिनके साथ सेम ऐसी पेंडिंग चल रहा है। उनकी कंप्लेंट 2018, 17, किसी का 15 साल से। बिल्डर ब्लैकमेल कर रहा है, घर तोड़ दिया, घर नहीं दिया। बराबर, तो अपना साकिना का मैटर है। ठीक। नहीं तो बिल्कुल इस चीज को आगे बढ़ाते हम लोग, है ना। और कोई इस मामले में कुछ बोलेंगे? एक लंबी लड़ाई है, इसको लड़ाई तो इसी तरह से, एक्चुअली इस तरह से क्या है कि ये सीधी भाषा ये समझते ही नहीं है। आप इनको समझाने जाओ, आप लिखा पढ़ी करो तो एक तभी कभी अभी समय आ गया है कि लोगों को बेशरम बनना है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात है कि एक मास मोबिलाइजेशन होना है, जैसा कि एक अवेयरनेस जैसा बोलते हैं कि सब जगह एक्चुअली ये सबसे ज्यादा डरते हैं, ये बदनामी और अपनी नौकरी, ये दो चीज के बहुत डरते हैं इस चीज को। तो इसकी नौकरी कैसे, इनको खतरा है, नौकरी हमेशा रहता है कि नौकरी खतरा में न जाए। तो ये चीज के लिए उनको थोड़ा सा ज्यादा मतलब ये एक्सपोज करना है, या इनको मतलब वो चीज तक एक्चुअली हायर अथॉरिटी को भी लेके जाना है, पब्लिक में भी लेके जाना है। इनको थोड़ा एक्सपोज करके तो उनको अपना मतलब एक तरह से डर लगने लगे कि नहीं, अगर मैं बहुत और अभी तो मैं सुधर जाऊं, नहीं तो मेरी शायद आगे ऐसे ही करता रहा तो मेरी नौकरी कल को खतरे में होगी। तो ये चीज का डर होना चाहिए। तो ये एक जनरली एक्चुअली एक अवेयरनेस कैंपेन जैसे बोलते हैं ना, कि कई वार्ड ऑफिस के बाहर थोड़ा सा कहीं प्रोटेस्ट लेना, कोई प्रोटेस्ट एक्चुअली इवन इफ सिंबॉलिक हो, थोड़ा वहां प्रोटेस्ट होना, कि जब उसके घर में आप जाके प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको थोड़ा सा ज्यादा एम्बेरसिंग होता है। ज्यादा आप बाहर भी कहीं करो, लेकिन जब घर के बाहर खड़ा रह के आप प्रोटेस्ट करते हो तो वो थोड़ा सा एम्बेरसमेंट और ज्यादा होता है। जी तो ये चीज में भी थोड़ा सा प्रयत्न करना चाहिए। इसमें हमें देखिए मुख्य चीज हमारे को ये समझने की जरूरत है कि एक तो ये जो अधिकारी या जो पेपर गायब है उस मामले में सिंपल सी बात हमारा कहना है कि एफआईआर होनी चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट का भी कहना है एफआईआर होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है एफआईआर होनी चाहिए। तो आपका कहना कि मतलब एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये क्यों नहीं होनी चाहिए? एफआईआर तो होनी चाहिए, वो तो एक स्टैंडर्ड एक्चुअली मतलब एक कोर्ट का तो अलग ही बात हो गया, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइंस भी है कि अगर रिकॉर्ड एक्ट के मुताबिक अगर आपका डॉक्यूमेंट्स मिसिंग जाता है तो आपको वो अधिकारी का एक्चुअल जिम्मेदारी होता है कि वो नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करे। बराबर, एज पर रिकॉर्ड एक्ट एक्चुअली उसको करना है। पर ये जब यहाँ पे अगर दिया है वो करता नहीं तो एक हिसाब से वो कंटेम्प्ट भी है। बिल्कुल, तो वो गाइडलाइंस का वायलेशन है और प्लस कोर्ट का भी कंटेम्प्ट है। तो वो दोनों चीज है। तो ये डेफिनेटली यस, ये होना चाहिए कि रिकॉर्ड्स अगर अवेलेबल नहीं है तो ही इज बाउंड टू फाइल एन एफआईआर। उसका एक्चुअली ऑब्लिगेशन है, एक्चुअली उसका ड्यूटी है। तो इसमें उसको कोई बोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एफआईआर तो होनी चाहिए। अगर वो एफआईआर नहीं करता है, हमारा सिंपल सा एफआईआर होनी चाहिए, जो हमने लेटर लिखा बिल्कुल सही लिखा है ना। अब एफआईआर वो नहीं करता है तो फिर हमें उसके ऊपर हम चेतावनी दे रहे हैं कि भाई अगर आप एफआईआर नहीं करोगे तो फिर आपको हम ये भ्रष्ट भूषण अवार्ड से सम्मानित करेंगे और आपके ऊपर बाकी आईपीसी के जो भी सेक्शन लगते हैं वो सारे काम का हम प्रोसेस चालू कर देंगे। बराबर, यस, राइट। तो यही चीज है। अभी वोरा जी आप कुछ, या नीरज जी कुछ बोलेंगे आप? नीरज, वोरा जी? क्या नीरज जी है आज? हाँ हूँ मैं अभी घर पे पहुंचा नहीं हूँ, मैं अभी चल रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन क्या है, शिवनारायण जी जो कर रहे हैं ना वही सही कर रहे हैं, क्योंकि हम एप्लीकेशन देने के बावजूद भी इतना साल उनके साथ में फॉलोअप लेते रहते हैं, आरटीआई करते हैं और ये सब करते रहते हैं। लेकिन इनको क्या है, ये बोलते हैं कि हमारे पास इतना एप्लीकेशन पेंडिंग है, इतना एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। उनका ड्यूटी है ये क्लियर करना और उनका ड्यूटी है उसके ऊपर एक्शन लेना। अगर वो नहीं करते हैं तो हर एक के नाम से
उनके ऊपर शोकोस नोटिस ठोक देना चाहिए, और शोकोस नोटिस ठोकने के बाद में अगर वो फिर भी कुछ नहीं करते तो डायरेक्ट 154(1) CRPC के तहत उनके खिलाफ और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है इस केस के अंदर उनके अगेंस्ट में 166A है, 166 IPC है, और जो भी ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होगा उसके साथ में नॉन कॉग्निजेबल जो भी उन्होंने ऑफेंस किया है, क्रिमिनल ऑफेंस किया है, उस तहत इनके खिलाफ FIR होना चाहिए। जी तो बस क्या है कि ज्यादा कोई लोग इसके अंदर पढ़ते नहीं है, ये तो उनका काम हो गया या फिर कुछ छोटा उनका काम कर देते और उनको बोल देते कि ठीक है अभी इसमें आप आगे मत बढ़िए। क्योंकि मुझे खुद ACP मालूनी डिवीजन में फोन करके बोला था कि अभी आप आपके RTI में आप अपील में मत जाइए, मैं सीनियर PI से बात करती हूँ। ऐसा मतलब कैसा है, फोन करके वो लोग बोलते हैं लेकिन ऑन पेपर वो कुछ करते नहीं है। तो इस चीज को मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम पेपर वर्क करते रहना चाहिए हमको, और FIR की मांग करनी चाहिए हमें। बराबर। तो मतलब FIR होनी चाहिए, अगर FIR नहीं होती है तो इन्हें भ्रष्ट भूषण अवार्ड दिया जाएगा और इनके ऊपर IPC के तहत हमें कार्रवाई करना शुरू करना पड़ेगा। बराबर, जरूर 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 हाँ, जरूर। और जी। 154(1) के एप्लीकेशन में ही नहीं रुकना हमें, 154(3) भी करना है DCP को, और उसके बाद में 156(3) में डायरेक्ट कोर्ट में दाखिल करना है। 154(3) के तहत कोर्ट में दाखिल करने के बाद में इनके जो सीनियर्स होते हैं जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है तो उनके जो कमिश्नर होते हैं, एडिशनल कमिश्नर होते हैं, DCP होते हैं, इनको इन्फॉर्म करना है कि मतलब इनके अगेंस्ट में हमने ऐसे ऐसे कोर्ट में एप्लीकेशन लगवाया है और ये उनके सर्विस बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने ये कार्रवाई चालू कर दी है उनके आगे से, क्योंकि उन्होंने ऐसा ऑफेंस किया है और वो ऑफेंस का हमारे पास में एविडेंस भी है करके। बराबर। I speak or somebody else is speaking? हाँ हाँ, बोलिए लेनेक्स जी, आप बोलिए, चलिए। Yeah, today I got a call from Maharera. And this is in for I had filed a RTI for file inspection. The application must have been made 4 months or 5 months back. I got a call to say, okay, they're willing to allow me for file inspection. So I said, don't you I get something in writing? He said, no, I've told you verbally, that's more than enough. Okay, I didn't argue on that. Secondly is that they said you are allowed to see the file, but you will have to make notings, you will not be able to make Xerox copies. And I had filed the RTI application for file inspection some 4 or 5 months back. Okay, today I get the call, telephone call, and they tell me that we'll give you the following Monday the permission to inspect the file, but you will not be allowed to take photographs or photocopy. You have to make and write down notes. That is it. So I have decided to go for the file inspection, see at least what is the file looks like. But I just thought, how can they refuse somebody taking a photocopy or something, no? So guidance. Anybody want to guide me is welcome. जी, मेलविन जी आप कुछ बताएं, बोलें इस मामले में। मेलविन जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। First and foremost, Linus, I don't think they can refuse inspection as well as ask requesting for documents whichever are selected for your perusal. I don't think the law does not permit them that they can block you in any way for any documentation that you may request them to give you. That is one thing is very clear. Even when you talk of inspection, it's not necessary that you will only inspect a few documents out of the file. You can inspect the entire file and you can take documents as far as all the documents which are available with it. As far as I am concerned, they have no right to stop you from inspecting as well as requesting for any documents on a paid basis. Okay, thanks. I'll check this and I'll come back to you all again. If they refuse, I'll make an application or whatever you call it, no? Yeah, sure. Thank you. और कोई कुछ कोलेकर जी, आप कुछ कहा नहीं। I just wanted to tell Mr. Linus that they can ask for the charges for getting photocopies, because as per the rule, if anybody asks more than 10 copies or something like that, then they can ask for the
charges of making photocopies, and he can very well definitely ask photocopies of such documents, and he should write to them that I am ready to pay whatever charges for the photocopying the documents. Thank you. ये जो नीचे के अधिकारी होते हैं, जैसे APIO असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये क्या है कि नीचे इतनी गंदी तरीके से सिटीजन्स के साथ में ऐसा गेम खेलते हैं और उनको बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक बार अगर सामने वाले को मिल जाता है तो उसके बिहाफ पे वो बहुत कुछ कर सकता है। तो ये लोग जानबूझ के देते नहीं है, और बहुत सारे लोग फर्स्ट अपील में जाते नहीं है, वही गलती कर बैठते हैं। फर्स्ट अपील में जाना है, एकदम स्ट्रांगली पॉइंट रखना है और उधर से डॉक्यूमेंट लेके आना है आपको, और वो लेके आने के बाद में डायरेक्ट 154(1) के CRPC के तहत इनके ऊपर FIR दर्ज करने के लिए आपको IPC में जो भी ऑफेंस कमिट किया रहेगा इन्होंने, उसके बेसिस पे आपको दे देना है। लेकिन इसके पहले आप एक बार शोकॉस नोटिस इश्यू कर दीजिएगा, तो आप बोल सकते हैं कि मैंने इनको एक नोटिस इश्यू किया और उसके बेसिस पे इनसे क्लैरिफिकेशन मांगा था मैंने, बट इनके तरफ से कुछ आया नहीं है। अगर वो कुछ आपको देते नहीं है तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने वो ऑफेंस कमिट किया है करके। उसमें और एक ये है कि अगर पुलिस ऑफिसर FIR दर्ज नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट भी SPCA में कंप्लेंट करने की प्रावधान है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसमें अगर आप देखेंगे तो अभी हम लोगों ने MIDC PIO के खिलाफ हम लोगों ने मूवमेंट चलाया था, तो IO ने क्या FIR दर्ज नहीं करी, तो IO के खिलाफ हमने सीनियर को 154(1) में एप्लीकेशन दिया है, और फिर 154(1) में भी काम नहीं हुआ तो 154(3) में हमने DCP को दिया है। अब वही 154(3) में DCP ने काम नहीं किया तो हमने डालसा को दिया है पूरी लाइन, और सारा हाईलाइट करते हुए दिया। तो डालसा जो है डिस्ट्रिक्ट अपने लीगल अथॉरिटी जो है, उसने हमें लेटर दिया है। क्या लेटर दिया कि हम संज्ञान नहीं ले सकते, मगर हम आपको वकील मुहैया करा रहे हैं DCP के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए। तो ये हमारी एक जीत है, ये हमारे को पेपर मिले और ये हमारा पूरा मूवमेंट है। तो यहाँ पर ये जो हमने MIDC के PIO के खिलाफ जो मूवमेंट चलाया था, वो मूवमेंट का परिणाम रहा कि जो उद्योग मंत्री है मिस्टर उद्योग सावंत करके, जो उद्योग मंत्री हमारे महाराष्ट्र के, उन्होंने खुद आगे बढ़ के अभी मीटिंग की थी परसों, बहुत बड़ी मीटिंग हुई और उसमें हमारी सारी मांगे मानी गई। जो MIDC जिस मामले में हम लड़ रहे थे वो मांगे मानी और बहुत कुछ उसमें कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है हमारे आदमी को। तो ये वो अभी हम आगे उसको रिपोर्ट को पूरा डालने वाले हैं सबके सामने। तो ये सब चीजें प्रोसेस जो है बिल्कुल परफेक्ट ढंग से चल रहे हैं। लेकिन अब हम ये भ्रष्ट भूषण अवार्ड से भी सम्मानित करना है। देखिए IPC तो हम उनको कर ही देंगे, IPC के तहत इनको सजा दिलाना, इनको ऊपर FIR करना, ये तो काम करना ही है हमें। लेकिन इनको हमें समाज में इनको अवार्ड दे करके सम्मानित भी करना है कि भाई आओ, बहुत अच्छे आप भ्रष्टाचार आप कर रहे हो ना, बहुत खुलेआम, चलो हाँ करिए, हम आपको उसका सम्मान देते हैं। एक्चुअली तो इनको सबको जूतों की माला पहनानी चाहिए चौराहे पर। शर्मा जी जी बोलिए। जैसे दूसरे एक हमारे फ्रेंड ने सजेशन दिया कि सोशल मीडिया इज आल्सो वेरी पावरफुल नाउअडेज। ये सोशल मीडिया का भी हम लोग इनको बदनाम करने के लिए या उनको भ्रष्ट साबित करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके वो इस्तेमाल करने के पहले IT एक्ट में क्या प्रावधान है उसको देख के आगे की स्टेप लेना चाहिए। जी देखो, हमें एक चीज को समझना है पुलेकर जी, हमारे को संविधान में बोला गया है अपशब्दों का इस्तेमाल मत करो, सही ढंग से अपनी बात को उठाओ। हम बिल्कुल सही ढंग से उठा रहे। अगर इसमें हमारे उठाने, हम सच्चाई को देखो, संविधान में साफ साफ आप सच बोलने के लिए आपको किसी का डर नहीं है। और हमारे इसमें एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दी है कि उन भ्रष्ट नेताओं के फोटो लगाना है उनके वेबसाइट पर, उनके क्रिमिनल के रिकॉर्ड देना है। तो जो काम नेताओं का है वही काम तो ये भ्रष्ट अधिकारियों का कर रहे हैं, हम पूरे प्रूफ के साथ हम दे रहे हैं।
हमारा कहना सिंपल सा है, अगर आपको ये लोग अगर आपके ऊपर डिफेमेशन लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं, आप सिंपल से बातें, कम से कम डिफेमेशन की आपको सजा होगी 6 महीने, साल भर। लेकिन हमारा जो मामला है, असल मामला, वो तो उठेगा ना, बाहर आएगा। हमें उस चीज के ऊपर ध्यान देना है। और जब हम ये मामला उठाएंगे, वो क्या करते हैं, शुरुआत में आपको एफआईआर करके आपको परेशान कर देते हैं। हम बाहर आकर के हम उस मामले में जब हम कोर्ट में चलेंगे, तो हमारा मैटर तो क्योंकि सच्चा है तो हम तो जीतेंगे, लेकिन इसी बहाने कम से कम सामने वाले का पूरा मामला तो खुलेगा ना। और हमने देखा है जहां भी हमने, क्योंकि आप देखिए हमारे पास डिफेमेशन का नोटिस आते हैं, कितने लोगों के आए, 1-1 करोड़ के नोटिस कि भैया तुम्हारे ऊपर डिफेमेशन लगाएंगे, 1 करोड़ रुपए दो। हमने उनको एक ही जवाब दिया है, हमारे लेटर पढ़िए आप, उसमें साफ साफ लिखा हमने कि जनाब हमें बहुत खुशी हुई कि आप भी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को मानते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोअर कोर्टों में बहुत ज्यादा केसेज हो गए, अतः लोक अदालत लगाओ और जल्द से जल्द केस खत्म करो। और लोक अदालत का मतलब होता है दोनों पार्टी मिल करके आपसी समझौता करके मामले को सेटल करें। अब हम तो तैयार है पहले से, इसीलिए हमने क्या सामने रख दिया है। अब आप भी आ गए अपने क्लाइंट की तरफ से, तो बहुत अच्छी बात है, हम दोनों मिलकर बैठकर सॉल्यूशन निकालते हैं। हम अपनी तरफ से आपको प्रस्ताव दे रहे हैं, एक काम करते हैं, हम दोनों पार्टियों का ये कर लेते हैं नार्को टेस्ट में आ जाएगी सच्चाई सामने। और अगर आपको नार्को टेस्ट नहीं करना है तो हमने दूसरा भी उपाय दिया उनको कि भैया एक काम करते हैं, 3 जूरी के सदस्य आप लेके आ जाओ, 3 जूरी के सदस्य हमारे साथ तरफ से आ जाएंगे। इन जूरी के सदस्यों के सामने आप अपना पक्ष रखेंगे, हम अपना पक्ष रखेंगे, वीडियो कैमरे के सामने होगा, पूरा दस्तावेज बनेंगे, उस पर एफिडेविट बनेगा, उस पर दोनों पक्ष साइन करेंगे, जूरी के सदस्य साइन करेंगे, और जो एक फैसला होगा, वो फैसला अगर मान्य नहीं होगा तो एफिडेविट के साथ वो वीडियो के रिकॉर्ड है वो दोनों के पास रहेगी, वो कोर्ट में जाके ले सकते हैं। तो ऐसे 3-4 हमने सॉल्यूशन दिए हैं। इसके बाद जब हमारा लेटर जाता है, सामने वाले बिल्कुल मुंह बंद करके बैठ जाते हैं, बिल्कुल चुप, आवाज नहीं निकलती उन लोगों की। तो ये डर हमें खत्म करना है अपना। हम लोगों को डरा के रखना है, तुम्हारे ऊपर कंटेम लगा दिया जाएगा, तुम्हारे पास ये हो जाएगा, इसलिए आवाज मत उठाओ, हमें ये सेक्शन देखना है, वो सेक्शन देखना है। अरे वो सेक्शन नहीं, आपको अपनी आवाज देखनी है, आप सच हो या नहीं, सिर्फ उतना देखो। अगर सच देखकर सच की राह पर चलोगे, आज नहीं कुछ करना चाहते हैं। हाँ अगर अपने पास प्रूफ है तो डरने का सवाल नहीं है, क्योंकि कोर्ट भी वही पूछता है ना कि अगर आप किसी को इल्जाम लगाते हो, किसी के अगेंस्ट में कुछ कहते हो, तो आपके पास अगर वो प्रूफ है तो प्रूफ, बिना प्रूफ के तो हम बोल ही नहीं रहे, प्रूफ इकट्ठा करके तभी ना बोल रहे हैं। तो इसके लिए वो लीगल वे में भी कुछ प्रॉब्लम ऐसा नहीं रहता है। वो डराने धमकाने का अलग बात है, वो बहुत दूर तक जाता भी नहीं। बिल्कुल, यही हम कहना चाहते हैं। हाँ नीरज जी, आप कुछ बोलेंगे? हाँ बोलो। हाँ, मैं पोलेकर जी का सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा था कि आईटी एक्ट के तहत आप किसी के ऊपर कोई धारा लग सकता है कि नहीं। पहले क्या होता था, 66A करके जो आईटी एक्ट था, उसके बिहाफ पे लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाते थे, बट वो सेक्शन जो है वो स्क्रैप कर दिया है, मतलब उस सेक्शन को निकाल दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके उसको टर्म किया गया है, एंड वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्योंकि हमारे देश में कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच की नाम की कुछ चीज है, और हम जब एलिगेशन लगाएंगे तब हमारे पास जो आरटीआई के द्वारा प्राप्त किए गए डॉक्यूमेंट है, कोर्ट से जो सर्टिफाइड कॉपीज जो है, हम वो लगाकर उनके खिलाफ एलिगेशन लगाएंगे। ऐसे ही नहीं कि हम सिर्फ ऐसे नॉर्मली एलिगेशन लगा रहे, डॉक्यूमेंट के साथ में अगर एलिगेशन लगाएंगे तो ट्रूथ डज नॉट अमाउंट टू डिफेमेशन। 499, 500 ही लगा सकते हैं क्रिमिनल धारा में, और बाकी जैसा आपने बोला 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ जितना है उतना वो सिविल डिफेमेशन लगा सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। और वो भी हम लोग जब कंटेस्ट करेंगे कोर्ट में, तो वो खुद ही मोस्ट ऑफ द केसेस में वो जिसने आपके खिलाफ ये गुना दाखिल किया है वो खुद ही विड्रॉ कर लेते हैं कोर्ट से, क्योंकि उनको पता है कि इस चीज में वो प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं लीगली प्रोसीड करने के लिए, और हमारे पास तो सब कुछ है। और आप कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी एलिगेशन डाल सकते हो, एज लॉन्ग एज यू हैव वैलिड डॉक्यूमेंट्स और जो आप बोल रहे हो वो सच है।
ये आप प्रूव कर सकते हो तो फिर किसी से भी डरने की कोई भी बात नहीं। और कोई भी सोशल मीडिया में शेयर करने से पहले एक बार भी सोचने का जरूरत नहीं है उस चीज के बारे में। और सोशल मीडिया मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और भी काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। वो सब जगह पर आप डाल सकते हो एज लॉन्ग एज आपके पास सारे एविडेंसेस है और आप सच बोल रहे हो। बिल्कुल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दबाव के अंदर आ जाते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास एलिगेशंस है, सामने वाले ने, भ्रष्ट अधिकारी ने वो गलत काम किया है, लेकिन आप चुप बैठिए, आप कुछ बोलिएगा नहीं उसके अंदर। आप बोलेंगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपके ऊपर ये लग जाएगा, वो लग जाएगा करके उसे उनको डराया धमकाया जाता है और उनको दबा दिया जाता है, जिसकी वजह से पीड़ित व्यक्ति जो है वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता है और एकदम प्रेशर में आके डिप्रेशन में चला जाता है। कोई कोई लोग तो अपनी जान दे देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन लड़ो, बिंदास लड़ो, और जो भी एलिगेशंस है आप क्लियरली सोशल मीडिया पे आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आपके पास एविडेंस है उस चीज का और आप सच बोल रहे हो। डिफेमेशन और ये सब चीजों से कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोर्ट से भी डरने की जरूरत नहीं है और किसी पुलिस ऑफिसर से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं हो रहा है। इसके अंदर हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इन लोगों ने इतना गलत किया, इसके वजह से हम ये सोशल मीडिया के हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। कोर्ट में तो कैसे 6-6 महीने में एक बार तारीख लगती है, लेकिन यहाँ पे तो आप बोल सकते हो। हाँ, अभी कोई बोलना चाहेंगे? कोई बोलना चाहेंगे तो, नहीं तो फिर आप मेरे ख्याल से हमें समाप्त करना चाहिए। मेलविन जी। हाँ हाँ, मेलविन जी अब समाप्त किया जाए। जी जी जी, है ना। कोई कुछ बताना, कुछ बोलना चाहे तो बोलें, नहीं तो फिर हम बंद करते हैं फिर, है ना। चार्ल्स डिसूजा जी, आप कुछ बोलेंगे? नहीं सर, अभी बहुत शेयरिंग हो गया बहुत लोगों से। अच्छा, टाइम भी हो गया ना, बहुत टाइम से हम लोग बैठे। ठीक है, फिर अभी हम इसको चलते पूरा वीडियो बना करके। हाँ बोलिए कुंवर साहब जी, आप। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि सब लोग जुड़े, सबको थैंक्स बोलिए भाई। और दूसरी बात, ये कभी कभी हम लोग ऐसा रखा करेंगे, बहुत लंबा नहीं, अगर 1 घंटे का भी रखेंगे ना तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे का सेशन रहे, ऐसा घंटे भर का भी रखेंगे तो भी चलेगा। शर्मा जी, मेरा सजेशन है, बाकी आप लोग डिसाइड करो। नहीं, जरूर जरूर। तो जी जी, फिर हम सब लोगों का धन्यवाद करते हैं और यहाँ पर थैंक यू सर, आपको भी विराम करते हैं। हबीब जी, आप नहीं सर, थैंक यू जी। नहीं सर, थैंक यू सो मच सबके लिए। थैंक यू सर। रहेंगे। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड नाइट। ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू शर्मा जी। या थैंक यू शर्मा जी।